मुझे कुछ टॉप 2, 3 या 4 ऐसे मिस्टेक्स बता दीजिए जो ज्यादातर बिजनेसमैन करते हैं, और अगर हम वो करना बंद कर दें तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जो हमने बात की पेन के बारे में ना, कुछ लोग कंफर्ट से बाहर निकलते नहीं, जॉब नहीं कर पाते हैं, तो रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर इंडस्ट्री का, हर साइकिल का एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, तो बिजनेस को ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। आप सब बीच में बात कर रहे थे कि 6 पिलर्स होते हैं, कुछ 6 कैटेगरीज होते हैं बिजनेस के, वो क्या क्या होते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम मानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? जिस फ्रीक्वेंसी को आप कनेक्ट करेंगे वो चीजें काम करेंगी। मैंने एक चार्ट बनाया, उसमें लिखा। तो अगर समझो कोई पार्टनरशिप में अगर वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, तो क्या सोल्यूशन यही है कि बिजनेस को बंद करें? अब आप एक टाइम पर रियलाइज होता है लोगों को, यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो खाली बैठा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है। ये एक रीजन होता है। तो आपके हिसाब से एक बिजनेस ओनर को कौन से डिपार्टमेंट डेलीगेट करने चाहिए सबसे पहले? धीरे धीरे तो एक इवेंचुअली एक लेवल पे ग्रो करने के बाद आपको सारी चीजें दे देंगे, लेकिन पहले कौन सी देनी चाहिए? ये बेसिक चीजें नहीं पता है लोगों। लोग देखते हैं यार ये मैकडोनल्ड खोल सकता है तो मेरा बर्गर क्यों नहीं बिकेगा, मेरे तो क्लैरिटी ना होने की वजह से वहां पर आप मार खा जाते हैं। आपका ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? लोगों को बिजनेस चालू करना चाहिए या जॉब ज्यादा प्रेफर्ड? जॉब भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन अंदर से पैशन होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं फॉलोअर्स ही होते हैं, तो अपने आप में एज ए लीडर देख नहीं पाते हैं, करेक्ट। तो वो चाहकर भी नहीं कर सकते। उनको लगता है सब मैं करूंगा तो होगा। नहीं, और कॉमन बहुत लोगों के मन में तो ये भी रहता है कि बिजनेस करना तो है, लेकिन क्यों करना है ना, वो पता ही नहीं रहता है। लोगों ने क्या होता है कि वो बड़े बड़े सपने देखे रहते हैं। अगर आज हम बॉलीवुड मूवी में देखेंगे तो बिजनेसमैन कैसा दिखता है, तो वो कोट पहन के आएगा, गाड़ी से उतरेगा, 2 हाथ बाजू बाजू में बॉडीगार्ड रहेंगे, तो मतलब बिजनेसमैन का इमेज वो ले लिया है। शायद इसीलिए आज अगर हम ज्यादातर लोगों को पूछते ना कि भाई क्या करना है, तो क्या लाइक नहीं बिजनेस करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे वो वाली लाइफ जीनी है। तो क्या सच में ऐसी लाइफ होती है? एक्चुअली होता क्या है, ज़्यादातर जो बिजनेस शुरू होते हैं ना, 70% जो देखा जाएगा कहीं पे नौकरी कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, कोई जॉब कर रहे हैं, ट्रेनर है, कहीं पे आईटी में सिखा रहे हैं। तो जब काम करते करते उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये काम मुझे अच्छे से आ गया, क्यों ना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए। तो 70% लोग यहाँ से आते हैं। कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो माँ बाप जॉब कर रहे हैं। अब मेरे क्लाइंट थे, कंपनी नेम इज इजी फाइनेंशियल सोल्यूशन, तो दोनों माँ बाप बैंकर थे, जॉब करते थे, अच्छी जॉब थी। तो उन्होंने सोचा हमारा लड़का है, उसको जॉब में नहीं लेके आना, बिजनेस में आना है। तो बचपन से उन्होंने माइंड सेट किया कि बच्चे को बिजनेस में डालना है। तो कुछ माँ बाप लेकर आते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो लोग आते हैं कहीं पे काम किया है, फिर वो बिजनेस शुरू करते हैं। अब होता क्या, ये बिजनेस शुरू कर देते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं जोश में, यहाँ आने का बिजनेस फिर स्केल नहीं होता है। बराबर है। रीज़न इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पर भी नौकरी कर रहे थे वो लोग, यहाँ पर भी नौकरी कर रहे हैं। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कहीं पे आप पढ़ा रहे थे, कहीं पे आप डिज़ाइन बना रहे थे, यहाँ भी डिज़ाइन बना रहे हैं, आप टेक्नीशियन कहलाते हैं। बिजनेस को स्केल करने के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर आपको देखना है, स्केल करने के लिए आपको फंक्शन एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। और बिजनेस में अगर फंक्शन देखेंगे, 6 फंक्शन एरिया आते हैं। सेल्स आता है, मार्केटिंग आता है, ऑपरेशन आता है, अकाउंट आता है, HR आता है, R&D आता है। इसमें से कोई भी एरिया वीक रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें से होता क्या है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, उसमें साइकिल का एक पहिया है, उसमें अलग अलग स्पोक्स होते हैं। कोई भी स्पोक्स अगर वीक है तो जितना स्पीड चला टक 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 करके हिलेगा वो, और जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना तेजी से हिलेगा वो, और दूसरे को डैमेज करेगा। वो 2 मिलकर तीसरे को डैमेज करेंगे और फिर डिसबैलेंस होकर गिर जाता है आदमी। बिजनेस के साथ भी यही होता है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, और बोल रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है। शुरुआत में तो बढ़िया था, तो शुरुआत में बढ़िया इसलिए था, 10 क्लाइंट थे हमारे पास, 10 बिल्ड हैंडल कर रहे थे, सेल्स, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सब कुछ मैं देख रहा था। तो काम कम था, लोड कम था, कस्टमर सेटिस्फाइड, जितनी बार कॉल आता था मैं अटेंड कर लेता था, सॉल्व प्रॉब्लम चल रही थी, बढ़िया चल रहा था। बिजनेस बड़ा, लोग रखना शुरू किया, लोग कैसे क्रिएट करना है नहीं पता चला। अब 10 बिल से 110 बिल हो गए, पता ही नहीं चला। अब चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है, कस्टमर भी कंप्लेन कर रहा है, मेहनत पहले से ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ हो नहीं रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सीखना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। और लोगों को वो सीखना ही नहीं पसंद है। Right, मतलब एक right. हिसाब से लोगों को क्या लगता है कि मतलब मैं तो बहुत सारे, इवन हमारे भी फॉलोअर्स में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको बिजनेस चालू करना है। जब उनको हम बोलते हैं ना कि यार आपने 25-30 हज़ार सैलरी कमाने के लिए, मतलब जॉब करने के लिए आपने कॉलेज का 5 साल का पढ़ाई किया, उसके पहले 10 साल स्कूलिंग का पढ़ाई किया, तब जाके आप ये लेवल पे आए हो। अभी आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, जिसकी नॉलेज आपको है ही नहीं, आपको स्कूल में सिखाया हुआ है कि जितना सिखाया उतना करो,
कॉलेज में सिखाया कि भाई जितना बुक में लिखा है, सब्जेक्ट में लिखा है, उतना पढ़ाई करो, और बस आप सीधा कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट करके सोचोगे कि यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ जो मैंने सीखा ही नहीं अभी तक, तो आप 100% फेल होने ही वाले हो। तो ये चीज है कि एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। जैसे आपने पहले बताया कि 70% लोग ऐसे हैं जो शायद कुछ और काम पहले करते थे और बाद में वो वही फील्ड का बिजनेस चालू कर देते एक पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन वो पॉइंट कभी आएगा, मतलब कभी लोग ऐसा सोचना चालू कर सकते हैं कि हाँ यार मैंने काम एक्सपीरियंस सीख लिया है, अब मुझे करना चाहिए, वो पॉइंट क्या होगा? नहीं तो यहाँ पर मैं ये सोचना है कि मैं जहाँ पे जो मैं एक डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन के मैं क्लिनिक चला रहा हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब किया, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है एज ए एंटरप्रेन्योर? क्या करना है? एंटरप्रेन्योर करता नहीं, करवाता है। सो मुझे क्या करना है? टीम बिल्ड करनी है, कई सारे डॉक्टर इकट्ठे करना है, इन डॉक्टर से चेन ऑफ हॉस्पिटल चलवाना है। मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। सो एंटरप्रेन्योर का मतलब समझना, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है टेकिंग रिसोर्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो मेरी रिसोर्स को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है। करेक्ट। सो जो मैंने काम किया था वो मेरी नॉलेज थी, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरी रिसोर्स है, टीम मेरी रिसोर्स है, सिस्टम मेरा रिसोर्स है। इसको मैं लोअर लेवल से हायर लेवल पे कैसे लेके जाता हूँ, वो हम सोचते नहीं है। हमारी सोच क्या होती है कि मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा, इसलिए स्केल नहीं होता है बिजनेस। तो जितना आप फ्री रहेंगे उतना बिजनेस ग्रो होगा। जो मैंने बताया 6 एरिया, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, अकाउंट, HR, R&D, इन 6 एरियो में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और अगर आपका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो चीजें कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कभी आप सेल देख रहे हैं, कभी आप मार्केटिंग में चले जाएंगे, कभी आप ऑपरेशन में चले जाएंगे, कभी आप अकाउंट में चले जाएंगे, तो चीजें कंसिस्टेंस नहीं चल पाएंगी। सही बात है। अब ये होता इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सबसे टैलेंटेड आदमी होता है, उससे टैलेंटेड लोगों को नहीं लाते हम लोग। तो जब हम एक्सपर्ट्स को लाएंगे तो एक्सपर्ट्स वाले रिजल्ट मिलेंगे। उनको ऐसे डर लगता है कि यार अगर कोई मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बंदा आ गया तो मेरा बिजनेस ले जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर सोचता क्या है, भरोसे वाले लोग चाहिए, उसको टैलेंट नहीं चाहिए। वो रिश्तेदारों को लेकर आएगा, वाइफ के भाई को लेकर आएगा, कजिन्स को लेकर आएगा, उनको लाना इजी है, लेकिन बाद में अगर वो काम नहीं करेंगे तो निकालना डिफिकल्ट है, और उनमें उनके रूटने बनाने में टाइम चला जाता है। बराबर। तो प्रोफेशनल्स लाना बहुत जरूरी है हमें, तो वो हम लाते नहीं है। हमको लगता है कि प्रोफेशनल लेकर आए, कल को वो सीख गया, कल को उसने अपना काम शुरू कर दिया, तो बिजनेस को स्केल कैसे करूंगा मैं? करेक्ट। तो कॉम्पिटिटर बन जाएगा, बिजनेस लेके जाएगा, पैसा वेस्ट होगा, सिस्टम डाला, सिस्टम फेल हो गया। ये फेलियर के डर से जो है ना हम करते नहीं है, और ये हर एक के साथ में होता है ये, क्योंकि माइंड जो है ना, हमारा ब्रेन जो है ना, ये डिफेंस मैकेनिज्म और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पे काम करता है। ये आपको कभी रिस्क नहीं लेने देगा, ये आपको कंफर्ट जोन में रखेगा। ये देखता है कैसे आप आराम में रहेंगे, कैसे आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। अगर हम गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं, थके हुए हैं, तो माइंड बोलता है कि सो जा, और ये कंफर्ट के लिए आपकी जान की कुर्बानी देने को तैयार है, झपकी लगेगी आपको। ट्रू। तो उसको कंफर्ट चाहिए। तो हर हमेशा ना मुझे माइंड में जंग लड़ना है हमेशा, हर एक में, कि आज मैं कौन सा पेन ले रहा हूँ, आज मैं कौन सा दर्द ले रहा हूँ। तो जो दर्द लेता है, कंफर्ट जोन में नहीं जाता है, वो आगे जाता है। तो रिस्क लेना पड़ेगा। माइंड अलग अलग एविडेंसेस देगा, अलग अलग फियर क्रिएट करेगा, आपको रोकेगा। आपको हर दिन अपने दिमाग में जंग लड़नी है। मेरे को साले को नहीं लाना, मुझे टैलेंट को लाना है। अब ये जो डर है कि लोग खोलेंगे बिजनेस तो मेरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, ये डर हमें बर्बाद करता है। तो हमें समझना है कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट चल रहे हैं, जो रतन टाटा जी के बारे में बात हो रही है, टाटा ग्रुप के बारे में, बहुत अच्छा उनके अगर देखा जाए, उस कंपनी का ऐसा है कि लोग जब लगते हैं टाटा TCS वगैरह में तो सालों साल नहीं निकलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह वहां पे रुके रहते हैं। तो ये कल्चर उन्होंने बिल्ड किया है, राइट। तो हम कुछ कंपनी से निकल भी जाते हैं, जल्दी चले भी जाते हैं, और वहां से भी जाते हैं। तो आने और जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम चाहिए जिसमें अनस्किल्ड लोग भी आसानी से काम कर सके। सिस्टम हम बिल्ड नहीं करते हैं। कंपनी पर्सोना मैन ड्रिवन नहीं होना चाहिए, कंपनी सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। कंपनी इस आदमी पे नहीं चलना चाहिए, कंपनी सिस्टम पे चलना चाहिए। हाँ, सही बात है 100%। और अगर हम सिस्टम्स मेंटेन करेंगे तो वो नया पर्सन भी कोई आएगा, वो सीखना आसान हो जाएगा, उसको एक SOP मिल जाएगा कि हाँ यार ये चीज है, आपको यही काम करना है, राइट। तो वो आसानी से सीख भी जाएगा, राइट। सो अभी आपने SOP की बात की, SOP नहीं होता है वो, हाँ, वर्बल में होता है, लेकिन रिटर्न में नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होता है SOP क्या होता है, अगर आप एलेबरेट कर सको तो। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो जो आप काम कर रहे हैं उसका तरीका है, उसका एक प्रोसेस बनाइए, और वो प्रोसेस तरह से बनाइए, कल को कोई गया तो फाइल खोलेगा, पढ़ेगा, उसको फॉलो कर सकेगा आसानी से। ट्रू। तो प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है। अगर मैकडोनल्ड का सिस्टम हम देखें तो मैकडोनल्ड का सिस्टम इतना बढ़िया है कि वो बर्गर इंडिया में बन रहा है,
मुंबई में बन रहा है, सूरत में बन रहा है, सिंगापुर में बन रहा है, दुबई में बन रहा है, एक जैसा ही बन रहा है। तो इतना सिंप्लीफाई सिस्टम किया हुआ है कि आसानी से कोई भी फॉलो कर सके। गाड़ी के पहिए असेंबल, पहिए कोई बना रहा है, इंजन कोई बना रहा है, उसको आके जोड़ दिया हमने। प्रोसेस हमें बनाना बहुत जरूरी है, प्रोसेस बना लेंगे बिजनेस स्केल हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अगेन जो लोग न्यू बिजनेस चालू करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आपको अगर कोई भी बिजनेस चालू करना है तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। Right. आप पहले अपना पैशन ढूंढो कि कौन सी फील्ड में आपको बिजनेस करना है, उस बिजनेस के अंदर जाके आप पहले जॉब करो इनिशियली कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। जिस दिन आपको लगे कि हाँ यार मैंने सारी चीज़ें सीख ली है, मुझे वहाँ के HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई है, तब जाके आप सोचो खुद का बिजनेस चालू करने का। राइट तो सर अगेन इसके भी पहले अगर हम एक क्वेश्चन ले, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि यार मेरा पैशन कैसे फाइंड आउट करें, मतलब मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। दो ऑप्शन होता है, एक होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बिजनेस करूं, या मैं मार्केट में देखूं कि क्या चल रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब भी कंटेंट क्रिएशन में, मैं अपनी जर्नी इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगी क्या एक्सप्लेन करना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे चलो बिजनेस के बारे में बात करना पसंद है, लेकिन मैं जब ये सर्च कर रहा था कि यार कौन से फील्ड, कौन से निश के बारे में बात कर रहे, तो लाइक फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे लोग, तो आई वॉज कंफ्यूज कि मैं फाइनेंस के बारे में बात करूं जो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, या मैं बिजनेस के बारे में बात करूं। तो सेम गोज विथ यंग जनरेशन जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उनको कुछ और पसंद है, लेकिन इंडस्ट्री में देखेंगे कि पैसा तो यार ये इंडस्ट्री में ज्यादा है, तो किसको फॉलो कैसे करना चाहिए। मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। 1981 में मैं बॉर्न हुआ हूँ और उसके बाद एजुकेशन फील्ड में आया। मुंबई यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर की जॉब करने का मौका मिला। फिर एक कॉलेज के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट थी मेरी। मैं इस फील्ड में नहीं था, ट्रेनिंग फील्ड में नहीं था। मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ रहा था और तब मुझे समझ में आया कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पैशन होता है और उस पर हम काम करते हैं तो मज़ा बहुत आता है। और ये डिस्कवर हुआ करीब 2012 में। अब पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ करना चाहिए मुझे, कैसे पता चलेगा? जब बच्चा छोटा होता है 2 साल से लेकर 5, 6, 7 साल तक वो सिम्टम देता है कि वो क्या करता है। कोई चम्मच बजा रहा है, अच्छी अच्छी म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो पता चल जाता है, घर वाले लीड कर लेते हैं यार ये म्यूजिक में जा सकता है। कोई गाता है तो पता चल जाता है गाने वाला है। कोई बैट बॉल खेलते रहता है तो पता चल जाता है कल को सचिन बन जाएगा। इनके पास इनके भाई थे, लोग थे सपोर्ट करने वाले, डिस्कवर कर लिया। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे लोगों ने डिस्कवर नहीं किया, लेकिन वो टैलेंट सबके अंदर है। वो फैक्ट्री फील्ड है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो पता चला एक कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग लोगों से फीडबैक लेना शुरू करो। तो जो यूनिवर्सिटी के मेरे फैकल्टीज थे जिनके साथ मैंने काम किया था, मैंने उनसे कहा कि मुझे लेटर पे लिख के दो, 2012 की बात है, कि सलमान में तुमने ऐसा क्या टैलेंट देखा है जो सलमान को अलग बनाता है। मेरे जो कॉलेज फ्रेंड थे जिनके साथ मैंने मास्टर और BSc किया था, मैंने कहा तुमने कॉलेज में देखा था सलमान के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो सलमान को सबसे अलग करती है, लिख के दो। वर्बली लोग बता सकते हैं उस टाइम पे, बोले अभी मतलब वर्बली नहीं, मुझे लिख के दो, ये डेट एंड टाइम पे मेरे को चाहिए, लेटर पे लिख के दो। लिखने का पर्पस इसलिए था वो सोच के लिखेंगे। आज की डेट में हम डिजिटली व्हाट्सएप ये सब चीजें इतनी इजी हो गई है, यहाँ मंगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, मेरे नेबर से लिया मैंने, मेरे घर वालों से लिया, मुझे तो पता था लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता करना था क्या था। अब जब सारा डेटा कलेक्ट किया तो उसमें से कॉमन चीज निकल कर आई कि सलमान जब तू बात करता था तो लोगों को कन्विंस कर देता था। कॉलेज के फ्रेंड ने बोला कि तेरे को हम जुबान का बादशाह बोला करते थे। यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स ने बोला कि आप सर कन्विंसिंग पावर अच्छी है इसलिए आप HOD की पोस्ट आपको मिली। रीजन था समझ में। एपटेक में कोर्स कोऑर्डिनेटर जॉब पे था मैं, वहां भी लीडर पोस्ट थी मेरी, वहां पर 40 फैकल्टी अंडर में काम कर रहे थे। तो ये अलग अलग अचीवमेंट, कहीं ना कहीं ये चीज थी, पता था लेकिन निकल कर आ गया। किसी को खाने का शौक है, किसी को गाने का शौक है, किसी को फोटो निकालने का शौक है, किसी को क्रिकेट का शौक है, जरूरी नहीं खेलने का, देखने का भी बहुत सारे लोगों को शौक है। वो कमेंटेटर बन गए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला उन्होंने, लेकिन उसी फील्ड में थे। अब जब आपको पैशन निकल कर आएगा, आपका पता चल गया, कॉमन चीजें निकल गई, कॉमन निकालो, फिर देखना इससे लोगों की कैसे मदद की जा सकती है, लोगों को कैसे सॉल्व किया, हेल्प की जा सकती है। कम्युनिकेशन पता चल गया। अब कम्युनिकेशन पता चल गया, उसके बाद इसको डायरेक्ट उतरना नहीं है, इस स्किल को सीखना है कहां पर होती है। मैंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री पता ही नहीं था कभी ऐसा कुछ होता है। पर्सनैलिटी क्लासेस मालूम पड़ा, थाना से अंधेरी में एक क्लास के बारे में पता चला इंटरनेट से, वहां गए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास के बारे में, वहां पे गए, इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा था, किसी ने लैंडमार्क के बारे में बताया, एक लड़की थी वहां पर,
बोली अच्छा नहीं, जब तो लैंडमार्क में ऐसा होता है कि लोग रोते हैं और ये होता है। मतलब कहाँ पर है? बोली मेरे भैया गए थे। मतलब बता। अब मैं था बहुत पैशनेट था, क्योंकि मेरा पैशन पता चल गया, इस फील्ड में उतरना है मुझे, कैसे जा सकता हूँ। बोलते ना प्यासे को कुएं की तलाश में पहुंच जाता है वो। तो लड़की ने बोला मुझे पता नहीं, मैं बताती हूँ घर जाके। बात बोली मेरी बात नहीं हुई भैया से। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कहाँ पर है लैंडमार्क, उसका नंबर निकाला, एड्रेस निकाला, कॉल किया मैंने उनको, बोला मेरे को ज्वाइन करना है, कैसे कर सकते हैं? बोले इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हो रहा है कलवा में, वहाँ जाइए। मतलब प्राइस क्या? बोला अटेंड करिए। बोला नहीं मैं रेडी हूँ, मैं तो बैठा हूँ, मेरे को। तो बोले इतना 10,000 फीस है, आप लेके। बोला ठीक है। मैं गया वहाँ पर, 2 लड़के जो मुझसे भी कम उम्र के थे वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। मैंने फटाक से रजिस्ट्रेशन किया और सशमीरा कॉलेज अटेंड करने गया। 400 लोग बैठे हुए थे, एक ट्रेनर आया, और वहाँ जाके देखने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आई, एक दिन मैं इस तरह से आऊँगा, ये आऊँगा। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। जर्नी शुरू हुई, अलग-अलग कोचेस का ट्रेनिंग लिया, इंटरनेशनल, नेशनल सब लोगों का लिया। ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग शुरू करने के बाद सब तरह के प्रोग्राम ले रहे थे। कहीं से एनएलपी का एनएलपी सिखाना शुरू किया, कहीं से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाना शुरू किया, कहीं कम्युनिकेशन सिखाना शुरू किया, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग। बच्चे, हाउसवाइफ, पेरेंट्स, हर तरह के लोग आ रहे थे। फिर पता चला सबके लिए काम नहीं करना है, स्पेसिफिक निश होना चाहिए। बॉलीवुड में शाहरुख खान को शाहरुख खान इसलिए मानते हैं क्योंकि वो किंग ऑफ रोमांस है। दिलीप कुमार को दिलीप कुमार इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ट्रेजेडी किंग है। जुबली एक्टर को जुबली एक्टर इसलिए मानते हैं राजेंद्र कुमार क्योंकि वो रोमांटिक पिक्चर करता है। तो हर एक के साथ ना एक टैग लगा है जो लोग टॉप पे गए, और कुछ ऐसी भीड़ है जो हर तरह की पिक्चरें कर रही है, और जिसने जब जब भीड़ के साथ में रहा है वो कब आउट हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। करेक्ट। तो ट्रेनिंग में भी स्पेसिफिक निश होना चाहिए। फिर डिसाइड किया बिजनेस कोचिंग में उतरना है, कनेक्ट कर रहा है, ये सब चीजें इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। बाकी फिर बच्चों को नहीं लेना है, हाउसवाइफ को नहीं लेना, जॉब वालों को नहीं लेना। वहां से फिर जर्नी शुरू हुई। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये आपकी जर्नी के थ्रू बहुत सारे लोगों का क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि हाँ यार हमें भी स्टार्ट करना है। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में लोगों को पूछो कि भाई मुझे क्या चीज़ यूनिक बनाती है, और वो राइटिंग में लो। ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई, क्योंकि जब ये मैं वर्बली किसी के साथ बात करूंगा तो मुंह पे तो सब लोग तारीफ ही करेंगे और वो अच्छा है या कॉमन 1-2 सेंटेंस में बता देंगे, लेकिन जब ये लिख करके देंगे तो आपको अपना यूएसपी पता चलेगा। कॉमन चीज़ फाइंड आउट करो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई जो मैं अगेन हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको पता चल गया कि मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ, लेकिन डायरेक्ट उसमें कूद मत जाओ। उसको स्किल को डेवलप करने पे और ज़्यादा फोकस करो। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगेन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भाई नहीं यार मुझे नहीं सीखना है, मुझे तो सब कुछ आता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी पता चला उस फील्ड के अंदर जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, पहले सीखो फिर एक्सपेरिमेंट करो छोटी छोटी चीज़ों के बाद, और अगेन रास्ते निकलते जाएंगे। अगेन ये ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स मेरे ख्याल से ये भी मिस्टेक करते हैं कि डे 1 पे पूरा प्लान रेडी करेंगे कि हाँ मैं इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, और होता ये है कि इतने ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर लोगों को ये बोलता हूँ कि हमेशा आपको वो गाड़ी के हेडलाइट के जैसा होना चाहिए कि जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक आप जाओ। मतलब A to Z के बारे में मत सोचो, A to B कैसे जाना वो सोचो, B पर पहुँच गए बाद में सोचो कि C पर कैसे जाना, C पर पहुँच गए फिर सोचो D पे कैसे जाना, तो रास्ते निकलते जाएंगे। सेम गोज विथ योर एक्सपीरियंस, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारे लोगों को सर्व किया, फिर पता चला कि नहीं इसी में जाना है, फिर पता चला कि नहीं और निच डाउन करना है। तो इसी तरीके से आपको समझेगा कि आपको कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। मार्केट के बारे में नहीं देखना है। बहुत लोगों का ये भी कंफ्यूजन रहेगा, शायद आपके पास आते रहेंगे कि सर ये मार्केट में जाना अच्छा है या ये मार्केट में जाना अच्छा है, मेरा पैशन ये फील्ड में है, मैंने ये सारा निश डाउन करके पता चल गया कि मुझे ये फील्ड में जाना है, तो फिर क्या करें? खुद के पैशन को फॉलो करें या मार्केट को देखें? खुद को पैशन को फॉलो करना है। अभी इसमें माइंड के भी लोग होते हैं, मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो माइंड कोचिंग में काम कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, लीडरशिप में कर रहे हैं। हर सेगमेंट अलग अलग है। माइंड कोचिंग में क्या होता है, जब लोग आते हैं, जैसे मैंने एनएलपी किया था, तो लोग बहुत डिप्रेशन और बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस से गुजरते हैं। किसी का गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड का, वाइफ का झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के जब लोग आते हैं, कहानी बताते हैं, तो हर आदमी हैंडल नहीं कर पाता है। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर देखें तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। लेकिन कोई बिजनेस की प्रॉब्लम शेयर करता है कि सर सेल्स नहीं बढ़ रही है, सर कर्जा बहुत हो गया, सर जो पेमेंट जो था हमारा 30 दिन में आता था वो साइकिल 90 दिन से अब 180 दिन, 6 महीने लग रहा है सर। इसमें मेरे को मजा आता है चीजें करने के लिए। तो मुझे देखना है मुझे किसमें मजा आ रहा है। जो वो बंदा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, कुछ लोगों को इरिटेट होता है, यार क्या यार बेसिक चीजें मेरे को मजा नहीं आ रहा है सब चीजों में। तो वो आपको अंदर से पता चलता है कौन सी चीज में काम करने में मजा आ रहा है। तो जिस चीज में आपका पैशन है ना, उसमें आप इंटरेस्ट आता है उसमें,
रात के 2 बजे 4 बजे सुबह किसी भी टाइम पे आप बैठे हुए हैं, ऑटोमेटिक आपको पता नहीं कहाँ से वो ईश्वर डायरेक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो काम करके पता चलता है। तो जब मैं काम कर रहा था स्टूडेंट से लेके हर सेक्टर में, तो मुझे रियलाइज हुआ कौन सी चीज को मैं ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसमें जाना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो पैसा हर जगह पर है, आप सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो कि भाई कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसा हर जगह पर मिलेगा, आपको क्या पसंद है वो देखो और उसमें आपको डायरेक्शंस मिलते और जाएंगे। उस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ 5 करके। लॉ ऑफ 5 क्या बोलता है, हर दिन हमें 5 एक्शन लेना है अपने गोल की तरफ जाने के लिए। अगर बिजनेस कोचिंग में मैं हूं तो बिजनेस कोचिंग के लिए मुझे पूरा प्लान नहीं बनाना है शुरुआत में, मुझे सिर्फ देखना है आज मैंने 5 एक्शन क्या लिया मेरे बिजनेस कोचिंग के लिए, इसको बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो आपको 5 एक्शन लेना है। 5 एक्शन वो रहेंगे जिससे आपके गोल की तरफ आप बहुत तेजी से और स्पीड में जाएंगे। तो ऐसे कौन से काम करूं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो मुझे करना चाहिए। तो ये मैंने डिसाइड किया मुझे क्या करना है। सुपर सुपर। लॉ ऑफ 500% ये काम का है, ये सोच के ही मैं समझ गया। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप हमेशा ट्राई करो कि कल से आज आपका बेहतर होना चाहिए। कल जो आपने काम किया, जैसे मैं अगर मेरे इंस्टाग्राम की जर्नी के बारे में बताऊँ तो कल मैंने जो इंस्टाग्राम के वीडियो बनाए, रील्स बनाए या पॉडकास्ट शूट किया, आज के शूट में या आज के काम में मैं 1% इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। लेकिन आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बता दी, इसे क्वान्टिफाई कर दिया कि आप 5 चीज़ें लिखो, खाली अच्छा करो को आपने क्वांटिफाई कर दिया कि 5 अच्छी चीजें लिखो कि आपने क्या किया आज के दिन में। 100%। सुपर सुपर, ये बहुत अच्छी चीज आज के पॉडकास्ट के जेम्स यू कैन से मिलते जा रहे हैं धीरे धीरे। ग्रेट। सो इससे पता चल गया कि चलो बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन अगेन सबसे पहले आता है कि जैसे आपके जर्नी में भी आपने बताया कि आपने कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास देखा और 10,000 फीस बताया और आपने पे कर दिया। लेकिन ज़्यादातर व्यूअर्स के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि यार इनिशियली मुझे करना तो है बिजनेस, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो किस तरीके से स्टार्ट करें? राइट। तो मैं एक और कहानी बताता हूँ, मेरी स्टोरी बताता हूँ मैं। हम जो लॉकडाउन से पहले बिजनेस कर रहे थे, तो हमारी लड़कियां करती इंडस्ट्रियल एरिया में जाती थी, कार्ड कलेक्ट करते थे लोग कंपनीज वगैरह का, फिर 1-to-1 मीटिंग रखते थे, ओनर का नंबर निकालते थे। हम ऑफलाइन मॉडल में काम कर रहे थे, 1-to-1 कोचिंग में काम कर रहे थे, 8-10 कंपनी के साथ काम करते थे, 3.5 लाख से 12 लाख चार्ज करते थे एक कंपनी से, पैसा भी बना रहे थे, लेकिन बहुत मेहनत वाला काम था ये। हम सोच रहे थे ऑनलाइन में जाना है, लेकिन ऑनलाइन में जा नहीं पा रहे थे हम लोग, उसमें बिजी भी निकल नहीं पा रहे थे। फिर एक ट्रेनर से कोचिंग लिया, इंटरनेशनल ट्रेनर से, पता चला ग्रुप कोचिंग में जाना है, अलग अलग सिटीज़ में लोगों के सेशन कंडक्ट करना है। उसके लिए हमने फंड उठाया मार्केट से, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। 2019 की बात है, मार्केट से फंड लिया। अब हम नासिक गए, नागपुर गए। अब मैं नासिक में अगर सेशन रख रहा हूँ तो नासिक वाले लोग आएंगे, नागपुर वाले नहीं आएंगे, पूना वाले नहीं आएंगे। मार्केटिंग नासिक में किया, लोग आए हॉल में, फ्री सेशन कंडक्ट किया। वहाँ से फिर हम उनको 3 दिन के प्रोग्राम में लेके आए, नागपुर में किया, पूना में किया, ऐसे कई जगह से लोगों को इकट्ठा करके लेके आए। इसमें हमने पैसा खर्च किया, मार्केट से पैसा उठाया। ये प्रोजेक्ट शुरू किया हमने जनवरी 2020 में। पहला बैच बना, दूसरा हमारा फेब में बना और तीसरा हमारा मार्च में बनने वाला था। अच्छा इकट्ठा करके हम काम शुरू करने वाले थे। मार्च में आपको याद होगा लॉकडाउन लग गया। करेक्ट। अब लॉकडाउन लग गया, लोगों से हमने पैसे लिए, तो हमें लगा लॉकडाउन खुल जाएगा 2-4 दिन के बाद। तो हम सोच रहे थे खुल जाएगा खुल जाएगा, और वो डेली न्यूज़ देखा करते थे और जो आती थी ना उसमें लॉकडाउन की, कब क्या इधर इटली में कितने चले गए, इधर कितने चले गए, नेगेटिव न्यूज़ चलती थी, वो सब कंज्यूम कर रहे थे घर बैठ के, कुछ काम था नहीं। धीरे धीरे 14 अप्रैल आया, जहाँ पे मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि लॉकडाउन अब कंटिन्यू रहेगा। वहाँ से प्रेशर बढ़ने लगा। प्रेशर कब बढ़ा बताता हूँ मैं। दीपावली को पहला मैसेज आया, मेरी एग्जीक्यूटिव जो, उसको पहला मैसेज आया क्लाइंट का, मैडम पैसे रिफंड हो जाएंगे क्या? लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी काम तो बंद है, जब खुलेगा तो हम लोग करेंगे ना। आप ऐसे बिजनेस कोच बात कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते पैसा नहीं दे सकता मैं। आपका नाम है, आप गुरु हैं। अब दीपावली को फोन आया, कई लोग फिर मैसेज आने लगे, मतलब ठीक है बात कर। और हमने उनसे बात की कि पैसा आपका रिफंड कर देंगे, लेकिन 6 महीने का टाइम है, इंस्टॉलमेंट करके देंगे, ऐसे ऐसे करके। बोले ठीक है। बोले सर चलेगा। अब मैंने उनको वर्ड दिए, फ़ोन पे सबसे बात किया। अब ये प्रोजेक्ट में जो पैसा हमने उठाया था, जो हमने मार्केटिंग में खर्च किया था, नासिक नागपुर गए थे, वो तो पैसा डूब गया हमारा, वेस्ट हो गया पूरा। उस टाइम पे हम काफ़ी डेप्थ में चले गए। तकरीबन 45 लाख का हमें नुकसान हुआ रहेगा उसमें पूरी तरह से पूरा नुकसान हो गया हमारे को। वो एक कहावत बोली जाती है अपने लोकल लैंग्वेज में, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। तो सेम वो सीन हुआ, लोग कमिट कर दिया, प्रेशर बढ़ने लगा। अभी तो अकाउंट में जो कैलकुलेट किया अकाउंट है, 6 महीने अगर हम कैलकुलेट करें, उसमें 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे हमारे कमिटमेंट से। ये कहाँ से लाए?
तब बोला यार ये वेबसाइट नहीं देखना है, कुछ और करना पड़ेगा। माइंडसेट पे चेंज करने के लिए मैंने काम करना शुरू किया। एक गाना है जो मैं सुना करता था उस टाइम पे कान में लगाकर, और वो गाने के बोल इस तरह से हैं, रात भर का है मैमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। ये माइंड के थॉट पैटर्न को चेंज करता था। वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से निकलना है मुझे। एक और गाना है मेरा फेवरेट, ये जब दुखी दिन होते हैं उस टाइम पे सुनना है, जब आपको फाइनेंशियल क्रंच आता है। और मेरा मानना है सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है दुनिया में वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। बाकी स्ट्रेस झेलो, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत बड़ा खतरनाक स्ट्रेस है। एक और गाना सुनता था मैं, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम मानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, जिस फ्रिक्वेंसी को आप कनेक्ट करेंगे वो चीज़ें काम करेंगी। तो मैं नेगेटिव वाइब्रेशन से निकलना था, मैंने एक चार्ट बनाया, उस पर लिखा रात भर का है, ये जो बोएगा वही पाएगा, ऐसे घास बनाई ताकि मैं नेगेटिविटी नहीं करूँ। उस समय पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी न्यूज़ में कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, नई नई चीज़ें, कुछ लोग थूक के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको याद होगा बहुत सारे कांड चल रहे थे न्यूज़ में, हर तरफ नेगेटिविटी आ रही है। करेक्ट। तबलीगी जमात का एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा उस टाइम हाँ पे, हाँ बहुत हाँ। सारे ऐसे नेगेटिविटी चल रही थी सब जगह से, कहीं ना कहीं मतलब देखना बंद करना है, इसमें जाना नहीं है। कौन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, किसी पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल यहाँ पर है, इसको कंट्रोल करना है। और जब इस पर कंट्रोल किया तो आइडियाज आने लगे, यार ऑनलाइन जाना है, जूम पे लोग आ रहे हैं, जूम पे कैसे जाना है। यूट्यूब पे मैं गया, देखा जूम कैसे चलाते हैं, सबसे छोटा वीडियो था 2-3 मिनट का, वो निकाला मैंने, उसमें देखिए जूम कैसे चलाते हैं। मोबाइल पे जूम डाउनलोड किया, टीम को बोला जूम पे जो मीटिंग करते हैं सारे लोग, सब लोगों से मीटिंग किया, बातचीत किया। और फिर वहाँ से हमने बोला अब क्रिएट करेंगे कुछ। मैंने कहा दीपाली यार नागपुर में, नासिक में जो सेशन लिया था, अपने पास 500 लीड आई थी, प्रोग्राम में सिर्फ 100 लोग बैठे थे, 400 लोग नहीं बैठे थे। बोले हाँ। बोला इन सबको बुला सकते हैं अपन ऑनलाइन? बोले बुला सकते हैं। मैंने कहा इनको फेसबुक पे बुला, पहले फेसबुक पे बात करेंगे, जूम पे भी हाथ साफ कर रहे हैं। फेसबुक पे 3 दिन सेशन लिया, फ्री में वैल्यू दिया लोगों को, लोग कनेक्ट हुए। और फिर उनको कहा कि जूम पे हमारा एक सेशन हो रहा है, वो अटेंड करिए। जूम पे बुलाया हमने। अब ये 40 मिनट वाला सेशन था, जो 40 मिनट में जूम बंद हो जाता था। पेड वर्जन नहीं लिया था हमने, ट्रायल कर रहे थे। सेशन बनाया हमने एक फ्री वाला, और वहाँ पर उनको से बोला कि कनेक्ट किया लोगों को, जो लोग आए थे। अब वहाँ पर हमने 1.5 लाख का प्रोग्राम बेचा था अपना, 3 महीने का ग्रुप कोचिंग। तो जिन लोगों ने 1.5 लाख का प्रोग्राम नहीं बाई किया था, मतलब 1.5 लाख नहीं देंगे, लॉकडाउन है, 50,000 देंगे, 50 भी नहीं देंगे, 2,000 तो देंगे। बराबर है। 1.5 लाख का 2,000 मिल रहा है उनको। हमने 1 घंटे का प्रोग्राम लिया, वैल्यू दिया, और बाद में उनको बताया कि 4 दिन का, 4 वीक का हमारा वर्कशॉप है बिजनेस मास्टरी करके, ज्वाइन करने के लिए 1999 हमने बोला, एक झटके में लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया। उस महीने में हमने 101 लोगों को 1999 का कोर्स बेचा, अप्रैल के लास्ट के 12 दिनों में 1999 का, और हमने 2 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। और ये कैसे बेचा बताता हूँ मैं। फ्री वाला जूम चलता था, 10 मिनट पहले पॉपअप होता कि जूम बंद होने वाला है, तो मैं बोलता था वापस से कनेक्ट कर लेना है। बोले हाँ ठीक है सर। फिर कनेक्ट करते थे, फिर सेकंड सेशन होता था, वापस से कनेक्ट कर लेना, क्लोजिंग मारते थे। तो फ्री जूम से हमने काम शुरू किया, तो कोई भी कहीं से भी काम शुरू कर सकता है, खाली रीजंस नहीं देना है, एक्सक्यूज नहीं देना है। करेक्ट 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 सर, बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने मिली। सबसे पहले तो अपने माइंडसेट से आपको बाहर आना है। अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट इसके लिए नहीं कर रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो जैसे आपने बताया कि भाई वो माइंडसेट को बदलो, पहले वो ना सुनना बंद करो और सोचो कि कैसे उसको पॉजिटिव लेके आया जाए। जब ये पॉजिटिव सोचोगे तो आपके दिमाग में आइडियाज आना चालू हो जाएंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज अगर बिजनेस चालू करना है तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर अच्छे माइंडसेट से जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा। वो एक कहावत है ना, मतलब अगर आप जो चीज़ कुदरत से मांगोगे तो कुदरत आपको ऑर्गेनिकली सामने वो लाके दे देगा। या तो कोई पर्सन लाके दे देगा जो आपके साथ मिल करके वो काम करना चालू करेगा, या तो आपके पास पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। खाली इतना है कि आपको फेथ रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी आप बात कर रहे थे, सुपर सुपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगेन इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि जब भी मैं बिजनेस चालू करूँ तो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने मुझे बोला कि हाँ ठीक है यार, मैं तेरा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तेरे बिजनेस में, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो क्या बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए? ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी वैल्यूज मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मेरी वैल्यू और आपकी वैल्यू अगर मैच होती है तो कर सकते हैं, वैल्यू मैच नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली देखा है, कुछ लोग होते हैं कि भाई मुझे दारू पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, और दूसरा बंदा उस तरह की हरकतें कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा तरीका है कि पैसे इमीडिएट दे देता हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपका नेचर है कि रुका रुका के देना है, अभी नहीं देना, पहले काम करा लो, पैसा अपने पास रहना चाहिए। वैल्यूज मैच नहीं रहेंगी तो क्लैशेस होगा। तो वैल्यूज मैच होना बहुत ज़रूरी है।
किसी भी रिश्ते में, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। 2 लोग अलग पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, आप एक अलग चीज़ में एक्सपर्ट हो, मैं एक अलग चीज़ में एक्सपर्ट हो, लेकिन वैल्यूज़ अगर मैच नहीं रहेंगी तो प्रॉब्लम होगी हमारी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप पार्टनर चूज़ कर रहे हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटिव स्किल वाले चूज़ मत करो। मतलब मैं भी अच्छा शेफ़ हूँ, मेरा पार्टनर भी अच्छा शेफ़ है, तो लड़ाई होने ही वाली है। आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला ढूँढो, वो सेल्स में अच्छा है, मैं अच्छा शेफ़ हूँ, तो ठीक है, दोनों साथ में मिलके बिज़नेस कर सकते हैं। आपके बिज़नेस कोचिंग के एक्सपीरियंस में आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारे ऐसे बिज़नेस देखे रहेंगे जो शायद पार्टनरशिप की वजह से टूटते हैं। आप बता सकते हो क्या-क्या रीज़न्स होते हैं और कैसे आपने उनको सॉल्व करने में मदद की? बहुत सारे बिज़नेसेस में क्या होता है, आपने शुरू कर दिया, अभी शुरुआत में पैसे की ज़रूरत थी या चीज़ें थी, तो ले लिया हमने। अब एक टाइम पे रियलाइज़ होता है लोगों को, यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो खाली बैठा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है। ये एक रीज़न होता है कि ज़बरदस्ती का आ गया, वो कुछ नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए। ऐसे केसेस में बहुत सारे लोगों ने कंपनी को एक्वायर कर लिया, उनको पैसा दिया, सारी चीज़ें। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ज़बरदस्ती लिया हुआ है। तो जो बोलते हैं ना लाइक माइंडेड, पैशनेट, वो सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। मुझे Naukri.com बनानी है, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है, आप सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हैं, मैंने आपको रख लिया। मेरे पास पैसा नहीं है, इनको फंड रेजिंग में पता है, तो उनको मैंने हायर कर लिया, किसी को एचआर में। ऐसे कोलैबोरेशन करके हम लेकर आ सकते हैं अलग अलग लोगों को, लेकिन अगेन वैल्यूज मैच होना बहुत जरूरी है। वैल्यूज मैच नहीं होंगी तो क्लैशेस तो होने वाले हैं, वो कोई भी रिश्ता हो। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर समझो कोई पार्टनरशिप में अगर वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, तो क्या सोल्यूशन यही है कि बिजनेस को बंद करें? नहीं, सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन ये है कि फिर हमें वैल्यू सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, कोर वैल्यूज निकालना पड़ेंगी। आपकी 2 वैल्यू ले ली, मेरी 2 वैल्यू ले ली, इनकी 2 वैल्यू ले ली, ये वैल्यू में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे कि आप हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं, तुम क्रिश्चियन हो, तुम पंजाबी हो, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी से आ रहे हैं, हम अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग अपब्रिंगिंग है। कंपनी में आने के बाद कॉमन वैल्यू है, यहाँ पर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ पर आने के बाद सबके सब सफल सुपरस्टार हैं। अब सफल हमारी कंपनी है, तो वहां पर बोलते हैं सफल सुपरस्टार। ये कुछ 6 वैल्यूज है, ये हम सबको फॉलो करनी है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग रिचुअल में कुछ चीजें बताई जाती है, फॉलो करना है। हम धर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, हम कल्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, कंपनी की भी कुछ वैल्यूज हो सकती है ना। फिर हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं होगा हमारा उस चीज पे, ये हमने रिटर्न में लगा दी है, और ये वैल्यू सबको फॉलो करनी है ताकि सारे लोग एक विजन बना सके। तो मोदी जी देश में कुछ वैल्यू सेट कर रहे हैं, कुछ चीजें बताई है, कुछ अलग अलग लोग सेट कर रहे हैं। तो देश चलाना मोदी जी का काम है, उसको सेट करना। कंपनी चलाना ये मेरे हिस्से का हिंदुस्तान है, ये मेरे हिसाब से चलेगा, देश मोदी जी के हिसाब से चलेगा। तो ये कंपनी हमारे 4 लोग पार्टनर है, हमारे हिसाब से चलेगी। ये 4 वैल्यू हमको जो भी निकाली है हमने, ये सबको फॉलो करना पड़ेगी। हाँ, या तो फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कि आपने इतने लोगों को बिजनेस कोच किया है, इतने लोगों को गाइड किया है, तो आपने भी कुछ लोगों को वैल्यूज सेट करने में मदद की रहेगी उनकी कंपनीज की। क्या क्या वैल्यूज होती है जनरली? राइट, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑनेस्टी हो गई, काम करना है, ईमानदारी से करना है, 2 नंबर का काम नहीं करना है, गलत चीज बोलकर नहीं बेचना है, कस्टमर फर्स्ट, ये हमारी वैल्यू हो सकती है। टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी वैल्यू हो सकती है कि हमें ब्लेम नहीं करना है। अब जैसे मेरी लड़की है, उसको कॉल आ रहा है और गलती किसी और की है, अब वो क्या करती है, सॉरी सर ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये उसकी वजह से हुआ है, मैं उससे बात करती हूँ। ब्लेम नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। किसी ने हमें चिल्ला दिया, कहीं हमारी लड़कियां कॉल कर रही हैं जब जा रही है वहां पे, तो किसी ने चिल्ला दिया, कस्टमर ने चिल्ला दिया, तो वैल्यू हो सकती है सफल सुपरस्टार परिवार ऑलवेज रिजेक्ट रिजेक्शन। हम रिजेक्शन को पर्सनली लेंगे, नहीं तो अगर हमारी वैल्यू में नहीं रहेगा, वो आपको चिल्लाएगा तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, बोलेगी मेरे को ऐसे कैसे काम बात कर रहा है, मेरे को अभी काम नहीं करूंगी मैं। तो ये वैल्यूज उनके अंदर कल्टीवेट की जाती है, उनको बताया जाता है सफल सुपरस्टार परिवार ऑलवेज रिजेक्ट रिजेक्शन। ये सुबह में पढ़ी जाती है, 3 बार पढ़वाई जाती है, फिर इसका मतलब बताया जाता है कि रिजेक्शन को हमें पर्सनली लेना है। वो तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम्हें क्या चिल्लाएगा। आपने कॉल किया उस टाइम पे, हो सकता है कि उसकी कंपनी में कोई चैलेंजेस आया होगा, उसका कहीं पार्टी से पेमेंट चला गया होगा, कोई स्टाफ छोड़ के चला गया, कोई भी ऐसी इतराज हुई, उसी टाइम पे कॉल आया और वो आपको चिल्ला देगा। उस रिजेक्शन को पर्सनली लेना है। अब जब ये सिखाते हैं तो ये लड़कियां पर्सनली लेती हैं रिजेक्शन को, किसी का भी, तो कोई किसी का रिजेक्शन पर्सनली लेगा, क्योंकि हमारी कोर वैल्यू में आ गई। दूसरी हमारी वैल्यू है जो हमने बताया था, सफल सुपरस्टार परिवार क्रिएट्स रिलेशनशिप फॉर लाइफ। हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है लाइफ टाइम के लिए। हम जिस भी इंसान से मिल रहे हैं, वो व्यक्ति हमारा माल ले या नहीं ले, माल बेचना पर्पस नहीं, हमारा पर्पस है रिश्ता बिल्ड करना, रिलेशन बनाना। और जब मेरा रिलेशन बन गया, आप मेरे को आज बिजनेस नहीं दोगे, कल दोगे, परसों दोगे, लेकिन देखो जरूर। तो जब मैंने रिलेशन बिल्ड कर लिया,
और उसने मेरे को रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन को पर्सनली लूंगा, अभी मैं शांत बैठ जाऊंगा, कुछ टाइम के बाद वापस से इसको कुछ ना कुछ व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा, फिर कुछ टाइम के बाद वापस से मैं इसको अप्रोच करूंगा, क्योंकि मैंने रिजेक्शन पर्सनली लिया और मेरा रिश्ता बन चुका है। करेक्ट। तो हमें रिश्ते बनाने हैं, ऐसे कुछ वैल्यूज हम बना सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, ये वैल्यूज बहुत कुछ सारे। जगहों पे चैलेंजेस क्या आता है, जैसे बहुत सारी जगहों पे देखा है, मैं मारवाड़ी बिजनेस में देखा है, स्टाफ हायर करते हैं, कुछ लोग नॉनवेज प्रीफर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं, अदर कास्ट के लोग आ जाते हैं वहाँ पर, उनको नहीं पता होता, उनके बचपन से सिखाया भाई मांस खाना है उनके लिए, वो टिफिन खोलते निकल कर आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्लैशेस होते हैं, भड़क जाते हैं, भाई उसको तो नहीं पता ना, उसको बचपन से बताया यही खाना है, आपको बताया नहीं खाना है, लेकिन ये हमारी कोर वैल्यू में नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हुई। अगर हम ये कोर वैल्यू में डालेंगे, आपका रहना खान पान क्या है प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब ये वैल्यू सिस्टम डालने का, ऐसा हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, जैन वगैरह क्लाइंट इस तरह के हैं, तो जैन में तो लहसुन कांदा भी नहीं चलता है, तो आप भेल भी मंगाएंगे तो उसको वो आएगा, भेल आएगा, कुरमुरे का भेल आएगा, लेकिन लहसुन कांदा नहीं रहेगा। आप बोलेंगे भी तो बोलेंगे सर आप बाहर खा सकते हैं कि हमारी वैल्यू में सिस्टम में नहीं लिखा है वैल्यूज में। तो ये वैल्यूज में अगर हमने पहले ही बता दिया तो फिर हमारे क्लैशेस नहीं होंगे। तो ये कम्युनिकेट करना, कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कंपनी के सारे लोग एक जैसे जा सकें। बिजनेस की बात की आपने, बिजनेस नहीं बनाना है हमारे को, हमें लोगों को बनाना है, लोगों को बनाएंगे बिजनेस अपने आप बन जाएगा। तो ये कोर वैल्यूज से, कल्चर से, इस तरह से लोग बनते हैं हमारे। हमें लोगों को बनाना है, बिजनेस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्योंकि आज मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं किसी पर्सन को मेरे साथ जोड़ लेता हूँ, तो आज मेरे पास एक बिजनेस है, कल को दूसरा बिजनेस आएगा, यही लोग मुझे वहाँ काम लगेंगे, परसों कुछ और बिजनेस आएगा, यही लोग मुझे काम लगने वाले हैं। जो ज़्यादातर बिजनेस में लोग ये नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि मैंने कोई एक बिजनेस चालू किया, अगर ये बंदा उसके लिए फिट है तो ठीक है मैं रखूंगा, फिट नहीं है तो भाई तू जा, मैं अपना बिजनेस आगे। मतलब वो बिजनेस को ही अपनी लाइफ बना लेते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं पर जॉब कर रहा है और साथ में उसको पार्ट टाइम कोई बिजनेस चालू करना है, तो क्या उसको दोनों चीज पे फोकस करना चाहिए कि बिजनेस के लिए मैं फंड्स जमा कर लूं जॉब करते हुए, या टोटली क्विट करके बिजनेस पे काम करना चाहिए? ऐसे भी केसेस देखे हमने जहां पर कुछ लोगों ने जॉब की है और जॉब के साथ पैरेलल बिजनेस को खड़ा किया है, और एक टाइम जब उनको समझ में आता है कि बिजनेस से रेवेन्यू आने लगा है, तो जॉब में उनका दिल ही नहीं लगा, जॉब क्विट करके फुल टाइम बिजनेस में आ गए। ऐसे भी लोगों ने किया है और उसमें भी सक्सेस हुए हैं लोग। लेकिन रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जो हमने बात की थी पेन के बारे में ना, कुछ लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं, जॉब क्विट नहीं कर पाते वहां पर, तो रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे 3 क्वालिटीज बताई है जो एक एंटरप्रेन्योर में तो होनी ही चाहिए। मतलब अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कल से मेरा बिजनेस चालू करना है, तो आप में ये 3 क्वालिटी होनी ही चाहिए। अगर ये है तो यस, कल से आप स्टार्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिसीजन लेने की, हमारे अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि मुझे डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए अपने को करेज करना है, कि करेज होना चाहिए डिसीजन लेने का। जो आदमी डिसीजन लेगा वो आगे बढ़ेगा, और डिसीजन हम लेते नहीं है क्योंकि मैंने बताया माइंड आपको रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। तो डिसीजन लेने का एक करेज होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपके पास सीखने की भूख होना चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न, कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना चाहिए, सीखने का करेज होना चाहिए उसके अंदर। थर्ड चीज जो होती है उसके अंदर होती है टू गिव, मुझे लोगों को लाना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा। मैं काम करके सारा पैसा मैं लूंगा। अगर मुझे लगता है कि भाई 5 रुपए 6 रुपए इनको देकर अगर काम करवा सकता हूँ, तो मुझे लोगों को लाना चाहिए। लोगों को लाते नहीं है लोग, करेज नहीं करते, टीम बिल्डिंग में करेज नहीं करते हैं। टीम बिल्ड करना पड़ेगी। एक और मैं बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे। टाइम और मनी दोनों चीजें मुझे लगाना है बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो मुझे टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा मुझे। मैं काम करके बंदे को खड़ा करके छोड़ दूंगा, नहीं बिल्ड होगा। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने को। ये चीजें कर ली, बिजनेस ग्रो हो जाएगा। कर सकते हैं आपको धीरे धीरे करके। सुपर सुपर। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो शायद बिजनेस चालू तो कर लेते हैं क्योंकि वो देखा देखी रहता है कि यार हाँ इसने बिजनेस चालू किया, उसने बिजनेस चालू किया, मैंने भी कर लिया। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके वो रुक जाते हैं कि यार अभी मैं आगे क्या करूँ। तो उनको विजन क्या रखना चाहिए, कैसे अपना विजन सेट करना चाहिए? राइट। इसमें अलग अलग तरह के बिजनेस ओनर होते हैं। पहले कैटेगरी में होता है बिजनेस ओनर अपने बारे में सोचता है, अपने ऊपर सोचता है कि मुझे मेरा घर लेना है, मेरी गाड़ी लेना है, मेरे बीवी, मेरे बच्चे। वो सेल्फ सेंट्रिक होता है। तो यहाँ पर जब आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो आपको जिंदा रहने के लिए कितना पैसा चाहिए? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बस हो गया, भूख खत्म हो गई आपकी। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये केस में बिजनेस आप अपने बारे में सोचते हो लेकिन ग्रो नहीं कर पाते हो। सेकंड कैटेगरी वाला बिजनेस ओनर सोचता है मुझे मेरे लिए जो ग्रो करना है, लेकिन यार मेरे बच्चे बाहर पंखे में बैठे हैं, मेरे पास तो एसी है,
तो उनके लिए अच्छा केबिन होना चाहिए, उनके पास कुछ सोचना है, मेरे लोगों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, उनको ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ, उनको इंसेंटिव कैसे दे सकता हूँ। वो टीम के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोच रहा है, टीम के बारे में सोच रहा है। थर्ड कैटेगरी वाला सोचता है यार मेरे को तो करना ही है, मेरे एम्प्लॉय को भी अच्छा होना चाहिए, और कस्टमर की लाइफ में कैसे मैं वैल्यू एड कर सकूं, कैसे मैं उसको जो ले रहा हूं उसे और 10 गुना वैल्यू दे सकूं। तो ये लोग लंबा गेम खेलते हैं, सक्सेस की तरफ जाते हैं, कस्टमर लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है, कस्टमर आपका प्रमोटर कस्टमर बनता है, वो आपको प्रमोट करता है, वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनता है। और फोर्थ कैटेगरी वाले होते हैं वो लेजेंड्स होते हैं, वो लेगेसी क्रिएट करते हैं, जैसे रतन टाटा जी। वो अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, कस्टमर के बारे में सोचते हैं, साथ में अपने नेशन के बारे में सोचते हैं, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सके, कैसे हम वापस कर सके। तो सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं, कॉज करते हैं। अजीम प्रेम जी हो गए, नारायण मूर्ति हो गए, तो ये इस तरह की लेगेसी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखना है कौन सी कैटेगरी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जब आप नेशन के बारे में सोचेंगे तब आपको विजन बड़ा होगा, 3-4 लाख नहीं होगा। जब आप टीम के बारे में सोचेंगे तब आपका विजन बड़ा होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, सुब्रत राय से लेके इन सब लोगों ने इस तरह की लेगेसी क्रिएट की है, अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां दी है, घर दिया है, करेज टाइम के अंदर देने का टीम के अंदर, तो पैसा भी उसी तरफ से आएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये वही हो गया ना कि वापस अगेन बैक टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने सोचा ही नहीं है कि आपको आपके टीम मेंबर को ये भी देना है तो आएगा ही नहीं। जितना आपने सोचा है, आप मेरा बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, फैमिली अच्छा होना चाहिए, तो उतना मिल गया। उसके बाद आप अगर बैठ जाओगे ऐसे बिजनेस ले करके, नहीं यार अभी ग्रो ही नहीं करना है, तो फिर बस वो कुदरत ने भी आपको स्टॉप कर दिया। सो आपको अपनी कैटेगरी पहचाननी है, अगले कैटेगरी का विजन सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर आपने बता दी है। आप सर बीच में बात कर रहे थे कि 6 पिलर्स होते हैं, कुछ 6 कैटेगरीज होते हैं बिजनेस के, वो क्या क्या होते हैं? इसमें सेल्स आता है हमारा, मार्केटिंग आता है, ऑपरेशन आता है, अकाउंट आता है, एचआर आता है, R&D आता है। इसमें से कोई भी वीक एलिमेंट वीक रहेगा तो प्रॉब्लम आती है। और ज्यादातर होता क्या है, बिजनेस ओनर खुद होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग और सेल्स मैं खुद कर रहा हूँ एज ए बिजनेस ओनर, और अगर मैं खुद इन्वॉल्व हूँ मार्केटिंग और सेल्स में, तो होगा क्या, चीजें कंसिस्टेंसी मार खाएंगी, क्योंकि दोनों अलग स्किल्स है, दोनों अलग एक्टिविटी है, और इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। अब मुझे लीड नहीं आ रही है, बहुत कम लीड आ रही है, स्लो लीड आ रही है, कम लीड आ रही है, तो मैं माइंड में कहीं ना कहीं कन्विंस होने लगता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री में लीड जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, नए प्रोजेक्ट निकालना बहुत मुश्किल टास्क है, क्यों ना नया बिजनेस शुरू किया जाए, इसमें कुछ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। तो पोटेंशियल बिजनेस में कमी नहीं है, लीड जनरेट करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम आउटडेटेड मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए हम सेल आउट कर रहे हैं। तो ये दो अलग आदमी का दो अलग जॉब है, तो हमें प्रोएक्टिवली मार्केटिंग चालू करना पड़ेगी। ये डिपार्टमेंट कंसिस्टेंट लीड लेकर आएगा, अलग अलग वेज है मार्केटिंग की, तो एक कंसिस्टेंसी के साथ लीड आते रहना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, उसके बाद भी वो आदमी आपसे ज्यादा पैसे बना रहा है जिसका प्रोडक्ट और सर्विस आपके सामने 19 है, राइट? क्यों बना रहा है? क्योंकि वो दिख ज्यादा रहा है, करेक्ट, ज्यादा इजीली अवेलेबल है, वो हर कोई जानता है उसको, आपको कोई नहीं जानता है, आप नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये कब होगा, जब कंसिस्टेंट एक प्रोएक्टिवली मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग हो गया, लीड आएगी तब जाके मैं क्लोज करूंगा, बेचूंगा कैसे जब लीड नहीं रहेगी। तो मार्केटिंग परफेक्ट होगी तब सेल्स परफेक्ट होगी, सेल्स में काम होगा। अब मार्केटिंग से लीड आ रही है, सेल्स से मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, जो लोग कंपनी में आ रहे हैं उनको सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो प्रोडक्ट उन तक डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर मेरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट आ गया। ऑपरेशन का काम क्या होता है, उसकी लाइफ में मैक्सिमम वैल्यू ऐड करना है। जो प्रोडक्ट बेचा है, प्रोडक्ट टाइम पे उस तक पहुंच जाना चाहिए, डिलीवर हो जाना चाहिए। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज रहेगी, ये सारे अलग अलग फंक्शन एरिया रहेंगे, हर बिजनेस के लिए अलग अलग रहेंगे। लेकिन कॉमन गोल जो रहेगा वो ये रहेगा, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए, हैप्पी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो दे रहा है उसे 10 गुना वैल्यू मिलना चाहिए। अगर ऑपरेशन डिपार्टमेंट रहेगा तो उस पर काम हो पाएगा, और जब उसको वैल्यू मिलेगी तो कस्टमर से लंबा रिश्ता बनेगा। लंबा रिश्ता बनेगा मेरा, तो मैं कस्टमर के साथ लंबा काम कर सकूंगा, अलग अलग प्रोडक्ट बेच सकूंगा। अब अलग अलग प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरे पास R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहां पर मैं न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस लॉन्च करूंगा, ताकि मैं हर 6 महीने में एटलीस्ट एक प्रोडक्ट बनाऊं और इंट्रोड्यूस कर सकूं। R&D से क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी हम R&D करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिन लोगों ने हमारा प्रोडक्ट बाई नहीं किया था, नए कस्टमर को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने बिजनेस में R&D से। प्रीवियस जो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट आसानी से बाई कर लेते हैं, क्योंकि पहले ले चुके हैं वो लोग, अब वो हमको लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, पसंद करते हैं। अगला प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है, मेहनत नहीं करना पड़ती है। मेहनत जो करना पड़ती है पहले प्रोडक्ट में, सेकंड प्रोडक्ट में मेहनत नहीं करना पड़ती है। लेकिन हम R&D कर ही नहीं रहे, बहुत सारा बिजनेस छूट रहा है हमारा। R&D होना चाहिए। फिर आता है अकाउंट्स, हमारा अकाउंट पे हमें काम करना है, ताकि प्रॉपर रिपोर्ट ले सके,
प्रॉफिट लॉस हो गया, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ताकि रिपोर्ट की बेस पे डिसीजन ले सके। गट्स पे डिसीजन नहीं लेना है अपने को। रिपोर्ट आएगी तो हम डिसीजन ले पाएंगे, प्रॉपर सही डिसीजन ले पाएंगे। रिपोर्टिंग कल्चर मिसिंग होता है। एचआर होना बहुत जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स। अब लोग बोलते हैं सर कंपनी बहुत छोटी है, एचआर की जरूरत क्या है, जो बड़ी कंपनी के लिए है हमारे लिए क्या जरूरत है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का। एचआर में आपका आता है रिक्रूटमेंट। सही आदमी को सही टाइम पे सही जॉब पे अपॉइंट करना जरूरी, सही इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि जो लोग होते हैं वो आपकी कंपनी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और लोग अगर सही नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर अपना सब कुछ अच्छा है, पूरा प्रोजेक्ट बुकेबल गिर जाएगा। और ये लोग अगर शुरुआत में सही लोग मिल गए तो जो 10 साल में पहुंचने वाले वो 1 से 3 साल में आप पहुंच सकते हैं। करेक्ट। तो रिक्रूटमेंट आपको पता होना चाहिए, पीपल डेवलपमेंट पे काम करना है, सैलरी अप्रेजल सिस्टम। तो ये सारे फंक्शन एरिया है जिस पर आपको काम करना है। और ये कोई भी फंक्शन एरिया बिजनेस ओनर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए, आप रिव्यू करेंगे, आप पे डिपेंडेंट है तो कंसिस्टेंसी मार जाएगी। एब्सोल्युटली। देखो कैसे बिजनेस चालू किया तभी तो आई एम वेरी श्योर कि 6 के 6 डिपार्टमेंट मुझे ही हैंडल करना है, क्योंकि मेरा सेल्स में मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मार्केटिंग में मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, अकाउंट्स तो मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता, ऑपरेशंस मैं ही संभालूंगा। लेकिन जब भी मैं सोच रहा हूँ कि यार बिजनेस को अभी बड़ा करना है, ग्रो करना है, तो सीधी सी बात है थोड़े थोड़े काम मुझे दूसरों पे डिपेंड छोड़ने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब से एक बिजनेस ओनर को कौन से डिपार्टमेंट डेलीगेट करने चाहिए सबसे पहले? धीरे धीरे तो एक इवेंचुअली एक लेवल पे ग्रो करने के बाद आपको सारी चीजें दे देनी है, लेकिन पहले कौन सी देनी चाहिए? 6 एरिया पहली साल में फिक्स नहीं हो पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस चाहिए, हमें चाहिए रोकड़ा, रेवेन्यू चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ये 3 चीजें फिक्स करना है पहले साल में। इससे आपको कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो आएगा, फिर आप एक एक करके आदमी अपॉइंट करते जाएंगे, एक एक करके उसको फिक्स करते जाएंगे। तो सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ये बहुत 3 पिलर है। इनको तो पहले सबसे पहले आपको काम करना है। करेक्ट। मतलब ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर सके। हाँ, मतलब वो 3 अपने अंडर में रखो और बाकी दूसरों को दो। राइट। करेक्ट। शुरुआत में आप ही करते हैं, एक एक करके जैसे जैसे पैसा आएगा आप एक बंदा अपॉइंट करो, उसको लगाओ सेल्स एंड मार्केटिंग में। हाँ, अकाउंट की जरूरत नहीं है, इतने ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे हमारे, राइट। फिर अकाउंट फिर हम आउटसोर्स कर सकते हैं किसी को, कम ट्रांजेक्शन है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बहुत कम पैसे में आपको पास बहुत नॉमिनल पैसे में भेज देते हैं आपको, वीक में एक बार आएंगे, पूरा मैनेज करेंगे, तो उसको आउटसोर्स कर सकते हैं आप। मार्केटिंग आउटसोर्स कर सकते हैं आप लीड जनरेशन के लिए। सेल्स के लिए आपको रखना पड़ेगा एक बंदा, शुरू में आप कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे एक एक करके कर सकते हैं। करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा और जो बिजनेस ओनर को उसमें पर्सनली ध्यान देना चाहिए? बिजनेस ओनर को मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीजों को मैनेज करना है बिजनेस ओनर को। बिजनेस ओनर को लर्निंग पे काम करना चाहिए, टीम बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, कंपनी का कल्चर, राइट, कल्चर पे काम करना चाहिए। मैंने बताया था आपको लोगों को बनाना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, लोगों में इन्वॉल्व होना है आपको। ये लोग जो है ये आपका बहुत बढ़िया एसेट है आपका। ये आगे जाके कंपनी रन करेंगे आपकी। ट्रू। और हम लोगों को समझ नहीं पाते, तो ये टीम बिल्डिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, वो समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो ये होती है, एंटरप्रेन्योर जो बहुत कड़वी जबान का होता है, लोगों को मैनेज नहीं आता है, हम चिल्ला देते डांट देते, लोग भाग जाते हैं। इंसान को सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर काम करवाना है वो उसका एप्रिसिएशन, वो हमसे होता नहीं है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर स्किल अगर आपने सीख ली, अगर आप इंजीनियर टेक्नीशियन है, वो चीज आपको टॉप पे नहीं लेके जाएगी। आप अच्छे इंजीनियर है और साथ में आपको लोगों को मैनेज करना आता है, ह्यूमन बिहेवियर आपके अंदर है, तो डेफिनेटली आप प्रमोशन पे जाएंगे। एक इंजीनियर मिल जाएगा मुझे, कोई भी इंजीनियर किसी भी इंजीनियर को जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो इंजीनियर टॉप पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। टॉप पोजीशन के लिए लोगों को मैनेज करने की कलाकारी आनी चाहिए। लोगों को मैनेज करना किस तरह से, एप्रिसिएशन हो गया, किस तरह से टीम काम करवाना है, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप स्किल हो गया। तो ये सब चीजें पे काम करना बहुत जरूरी है। सुपर। मतलब भले आप जब भी जॉब करोगे तभी आप एक अच्छे एडिटर हो या अच्छे शेफ हो या अच्छा कोई एक स्किल आपके अंदर है, आपने सोचा कि हाँ ये चीज सीख करके मैं अपना बिजनेस डेवलप करूंगा, बिजनेस डेवलप कर लिया, सारे काम आपने किए, धीरे धीरे फिर लोगों को काम देते जाओ और आप खुद को अपग्रेड करो लीडरशिप स्किल्स में, मैनेजमेंट स्किल्स में, पीपल स्किल्स में, लोगों को कैसे संभालना, आप उस चीज में मास्टरी बन जाओ, मास्टरी हासिल कर लोगे तो आप अच्छा बिजनेस संभाल पाओगे। तो यहाँ पर आता है लर्निंग कल्चर। लर्निंग कल्चर बिल्ड करना ऑर्गेनाइजेशन में, टेकिंग रिसोर्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो अपनी टीम को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है हमारे को, जब हम उनकी स्किल्स पे काम करेंगे। करेक्ट।
सर बिजनेस एक्सपांड करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? मतलब एक होता है कि चलो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने मान के चलो कि एक फूड स्टॉल है, तो मैंने 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, फ्रेंचाइजीज होती है, मैंने सुना है बहुत बार। तो थोड़ा ये भी बताइएगा कि अगर एक दुकान है या एक शॉप या एक आपने कहीं पर कुछ बिजनेस चालू किया है, उसको एक्सपांड करना है तो कैसे करना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं उनके लिए? पहले जो अपने जैसे चाय का दुकान है अपना, वड़ा पाव सेंटर है, कोई भी स्नैक्स कॉर्नर हो सकता है, मैं बना लिया उसको, उसका एक एक प्रोसेस डिफाइन करना है हमारे को रिटर्न में। हमारे सेंटर में हमको प्रॉफिट निकालना है कि इतना पैसा निकाल के इतना रेवेन्यू आ रहा है हमारा। और जब ये प्रोसेस डिफाइन हो गया तो हम ये बिजनेस मॉडल को बेच सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड के साथ में हुआ था, जो रे क्रॉक ने किया था, राइट। अब मैकडोनल्ड का एक मॉडल बनाया था उन्होंने, उसमें दिखाया ये बिजनेस के किस तरह से रन होता है और इसमें तुम्हारे को इतना पैसा डाल के कितना प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। आज चाय के बहुत सारे बिजनेस अपने इंडिया में खड़े हुए एंटरप्रेन्योर्स ने खड़ा किया है, उसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस डिफाइन किया है कि आप हमारे को 15 लाख 21 लाख दो और ये बिजनेस आपको इतना कमा के देगा, पूरा आरओआई। एरिया हम बताएंगे कौन सी एरिया में ले रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, सारी चीजें हम सेटअप करके देंगे, सब कुछ बता के देंगे। अब ये प्रोसेस जब आप डिफाइन कर लोगे तब आप उसको बेच सकोगे। नॉर्मली जिस तरह से हम चाय बेच रहे हैं, वड़ा पाव बेच रहे हैं, बर्गर बेच रहे हैं, उसी तरह से हमको बिजनेस बेचना है। बर्गर हम ज्यादा नहीं बेच सकते, 1000, 10,000, 1 लाख बेचेंगे, लेकिन अगर मैं बिजनेस बेचूंगा तो शायद बर्गर की कोई लिमिट नहीं है, चाय की लिमिट नहीं है। अब ये प्रोसेस डिफाइन किया तो लोगों को समझ में आया कि मैं मेरा बिजनेस खोलूंगा, कोई गारंटी नहीं ग्रोथ होगी, नहीं, इनका अगर मैंने फ्रेंचाइजी ली है तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़िया है मेरे को, क्योंकि उनके पास सारा सिस्टम है, सब कुछ मेरे को रेडीमेड मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है। लोग बोलते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता प्रोसेस। आज आप किसी चाय वाले का फ्रेंचाइजी लोगे तो उनको पता है हम काउंट क्या करते हैं, कब काउंट करते हैं, इतने कप चले गए तो इतना पैसा, इतना 1000 का बिजनेस होगा, इतने 1000 का बिजनेस होगा, इतने ग्लास निकल गए जूस के तो इतना बन जाएगा। उसमें वेस्टेज भी होता है, ये हमें नहीं पता है। पूरा प्रोसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो मैंने 6 एरिया बताया था आपको, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन। सेल्स का गोल हो गया कि मैं दिन के 60 कप बेचूंगा या 50 कप बेच रहा हूँ, एक टाइम, 1 घंटे में 50 कप सेल कर रहा हूँ। उसके बाद आता है मेरा ऑपरेशन में क्वांटिटी गोल आएगा। क्वांटिटी में मुझे 50 चाय नहीं बनेगी जो मैं पैकेट बनाऊंगा, इस पैकेट में मेरी तकरीबन 60 चाय निकलना चाहिए। क्वांटिटी में ज्यादा है, सेल्स में कम है। ये कैसे है? जब मैं चाय बना रहा हूं, जब मैं लौट रहा हूं, तो उसमें से 6 से 8 कप मेरे वेस्ट हो रहे हैं, क्वांटिटी में वेस्ट होते हैं। ये बेसिक चीजें नहीं पता है लोगों। लोग देखते हैं यार ये मैकडोनल्ड खोल सकता है तो मेरा बर्गर क्यों नहीं बिकेगा मेरे। तो क्लैरिटी ना होने की वजह से वहां पर आप मार खा जाते हैं। तो मेरा इतना कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा इतना आएगा, इतना मेरा इसमें जाएगा, ये पूरा पता होना चाहिए। जब आपको पता रहेगा, आप बताओगे भी 8 चाय तो 10 चाय वेस्ट होने वाली है, अब वो कोशिश करेगा 10 नहीं, चलो तो 8 वेस्ट होगी, 2 तो मैं बचा ही लूंगा, करेक्ट, तो पैसा मेरे को इतने का लग रहा है। तो एक एक माइक्रो लेवल पे जब आप बनाएंगे, प्रोसेस बनाएंगे, तब जाके बिजनेस बेच पाएंगे। आपको वड़ा पाव नहीं बेचना, आपके वड़ा पाव की कैलकुलेशन है, बटाटा इतना लगेगा, कोथमीर इतना लगेगा, मिर्ची इतना लगेगा, मसाला इतना लगेगा, नमक इतना लगेगा, लेकिन बिजनेस का मॉडल नहीं बनाया। तो बिजनेस का मॉडल उस तरह से देखना है कि मेरे को बिजनेस बेचना है, बिजनेस मेरा प्रोडक्ट है। लेकिन कभी कभी ये बिजनेस का वो डाउनफॉल नहीं आता इंडस्ट्री का ओवरऑल? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि चाय का बिजनेस अभी हम बात कर रहे हैं, तो एक टाइम था जब भी यहाँ पर एक मुंबई पुणे की नोन ब्रांड है जिसने फटाफट फ्रेंचाइजीज दे दी। अभी दूसरी ब्रांड आके ये नहीं सोचेगी कि अरे यार ये मार्केट पूरा सैचुरेट हो गया, अभी तो मैं चाय का किस तरीके से, मतलब मेरे बिजनेस में कोई ऐसा यूएसपी नहीं है जिसको मैं बेच सकूं। तो क्या ये सोचने का तरीका सही है? यूएसपी तो होना चाहिए, आपको मार्केट से तो अलग रहना ही चाहिए। दूसरा जो चीज है ना, हमारे पास जब तक विजन नहीं रहेगा तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। माइक्रो लेवल पे हमें काम करना है। रिटेल सेल पे अगर हम फोकस करेंगे, काउंटर पे सेल के अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये बिजनेस रन कैसे होते हैं? आज चाय का दुकान यहाँ पे खुला, हम देख रहे हैं ये चाय की दुकान पे लोग जा रहे हैं, दिन भर जा रहे हैं, ये मेजर बिजनेस नहीं है। मेजर बिजनेस क्या है? B2B है। यहां से अलग अलग टाइम पे जग भर के मेरी चाय जा रही है, कहीं बैंक में जा रही है, किसी क्लासेस में जा रही है, कहीं किधर जा रही है, कहीं से मेरे को हफ्ते की 50-150 चाय आ रही है, कहीं पे 200 आ रही है। ये जो हिडन बिजनेस है, ये मेजर बिजनेस है जो लोगों को नहीं पता होता है। तो बिजनेस मॉडल हमारा होना चाहिए, B2C तो हम कर ही रहे हैं, B2B में हमारा जा रहा है, B2CH हो गया, मतलब बेचने का तरीका बदल गया, बिजनेस मॉडल पे काम करना है। तो ये जो व्हीकल है ना, ये जो व्हीकल मतलब बिजनेस मॉडल है, व्हीकल को चेंज करना है मुझे। सो ट्रू।
कोई बिजनेस का ऐसे डाउन साइड आता है, इंडस्ट्री का डाउन साइड आता है? जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक इंडस्ट्री ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं, लोग ऐसे कहते थे कि यार अभी पहले एक टाइम था जब भी बूम चलता था सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का, लेकिन आज की तारीख में लोग कहते हैं कि नहीं यार ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो रही हैं, तो कुछ लोग डर जाते हैं कि अभी कैसे मैं एक्सपांड करूँ, क्यों करूँ? देखने का नजरिया है। एक एग्जांपल, एक कहानी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक पर्सन थे, उनका कोयले का बिजनेस था, कोयला बेचा करते थे। तो उन्होंने कोयले का बिजनेस शुरू किया, फादर ने शुरू किया, कोयले का बिजनेस चालू किया। उनका बेटा है, बेटे ने भी कोयले का बिजनेस चलाने की कोशिश किया, और बाद में कुछ टाइम बाद बेटे ने बिजनेस को चेंज किया थोड़ा। पोते ने गैस एजेंसी चालू कर दिया, थर्ड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन ने गैस के चालू किया। अब सर्वे टीम पूछने के लिए कि बोले आपका बिजनेस क्या है, बोले गैस एजेंसी है। कभी शुरू हुआ बिजनेस आपका? बोले बिजनेस तो हमारा दादा के टाइम से शुरू हुआ, दादाजी ने शुरू किया था। अच्छा, दादाजी शुरू किया, तो गैस एजेंसी दादाजी लेकर आए थे? बोले नहीं, दादाजी ने कोयले का बिजनेस शुरू किया था। कोयले का बिजनेस कहाँ है? बोले अभी वो बिजनेस कहाँ है? बोले वो फादर ने चला, फादर के टाइम पे फिर वो बंद हो गया, डाउनफॉल में था। अभी मैं आया तो मैंने गैस का चालू कर दिया। अब सर्वे में लिखा कि दादा ने बिजनेस शुरू किया, बेटे ने बिजनेस को डुबाया और पोते ने बिजनेस को बंद कर दिया। अच्छा। अरे बोले बिजनेस बंद कहाँ हुआ है? दादा भी बिजनेस कर रहा था, बाप भी कर रहा है, बेटा भी कर रहा है, पोता भी कर रहा है। बोलते नहीं, पोता कौन सा बिजनेस कर रहा है? गैस का। दादा ने कौन सा शुरू किया? कोयले का शुरू किया। तो चारकोल बिजनेस का है, वो तो बंद हो गया ना। बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस ट्रांसफॉर्म होता है। बिजनेस ट्रांसफॉर्म होता है, और जो कोयला ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो सर्वाइवल ही नहीं हो पाएंगे ना। सही है। तो हर इंडस्ट्री का, हर साइकिल का, एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। तो बिजनेस को ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? उस प्रोडक्ट से हमको लगाव हो जाता है इतना, हम बदलने को तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हर बिजनेस जो है ना, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, और जिस एंटरप्रेन्योर ने इसको समझ लिया है वो आगे निकल गया, और जो लोग नहीं है वो मार्केट से आउट हो गए, स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे नौकरी पे चले गए। तो बिजनेस बंद नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। और दूसरी साइड देखा जाएगा तो ये भी है कि इट इज ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट योर कंपनी। अगर हम एक साइड देखते हैं कि यार खाने पीने के तो इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो यार मैं तीसरा कोई नया ब्रांड लेके आऊँगा, मतलब मैं वही बेचूंगा ना, पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर ही बेचूंगा, मैं कोई नई चीज़ें तो लाने नहीं वाला हूँ। तो लोग सोचते कि नहीं यार ये मुझे चालू नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे लोग हैं। और वही अगर देखेंगे तो आज कितनी सारी ऐसी कंपनी है, अभी थोड़े दिन पहले कोई पिज़्ज़ा की कंपनी का IPO आया जो पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, तो उसने भी कुछ तो सोचा रहेगा, उसने भी एक बार सोचा रहेगा कि नहीं यार अभी पिज़्ज़ा तो इतने सारे लोग बेच रहे हैं, मैं भी बंद कर दूं, लेकिन आज उसका IPO आ रहा है, करोड़ों रुपए रेज कर रहा है। तो बिजनेस तो है ही, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट योर कंपनी। अमेजिंग अमेजिंग। सर आपके कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिनके फाउंडर्स ने बिजनेस को एकदम गिव अप कर दिया हो और फिर आपने उनको सरवाइव करके वापस एक ट्रांसफॉर्म किया हो? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। अगर एक कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे थे और इनका फूड ग्रेन का बिजनेस था, शुरू किया था, तो इनको हम चेन ऑफ स्टोर्स में लेकर गए, इनको फिर हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लेकर गए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। एक हमारी क्लाइंट है, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है उनका, तो उन्होंने कंपनी शुरू की, हस्बैंड के साथ में मिलकर शुरू की। मतलब बाद में फिर क्या हो गया, हस्बैंड ने जब कंपनी टेक ओवर करना शुरू की तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को लेकर आना शुरू किया, सिस्टर के बच्चों को, भाई के बच्चों को। तो मैडम ने शुरू की थी, मैडम को थोड़ा बुरा लगा, यार मैंने इतनी मेहनत की, और लाना बुरा नहीं लग रहा, आपने इनको इतनी इतनी पार्टनरशिप दे दी, ये जस्ट पैराशूट से लाके बिठा दिया आपने, इनको काम तो करना। तो उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। तो उन्होंने बोला आपने इतना कर लिया, अब जरूरत क्या है इसका, आगे बच्चे संभालेंगे और अपने को देखना है इनका। वो बहुत अच्छी जॉब से थे, जॉब से बाद में बिजनेस में आए, और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है उनका, काफी अच्छा, 200 CR पे पहुंच गया उनका बिजनेस, तो अच्छा लेवल पे लेके गया। तो उनको हर्ट हुआ, बोले एक काम करो, और मैडम को परसेंटेज जो था उन्होंने कम कर दिया, स्टेक जो परसेंटेज उन्होंने कहा एक काम करो, 100% आप लोग को जैसे चलना चला रहा हूँ, मैं खुद से कर लूंगी। मैं लास्ट ईयर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, मेरा कंसल्टिंग लिया, मतलब पूरा डाउनफॉल जीरो पे आ गए, घर बैठे क्या करना, मतलब फिर से रीस्टार्ट करो, और जीरो से स्टार्ट किया उन्होंने। जीरो से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने पहले ही साल में 80 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया है। 3 साल में 1000 CR पे कंपनी जाने वाली है। इस कंपनी में उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, यूनिक प्रोडक्ट लेकर आया इन्वेस्टमेंट में, ई फ्लैट नाम का। ई फ्लैट में वो बताती है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए ई फ्लैट के अंदर, जो आप वर्चुअल फ्लैट खरीद रहे हैं, फिजिकल फ्लैट खरीद रहे हैं, वहां पर सोसाइटी मेंटेनेंस टैक्स, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पैसे बचते हैं, रिटर्न आपको चौथे महीने से रिटर्न आना शुरू होगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कराया 80 लाख, 85 लाख, 1 CR, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करवाए,
और बड़े इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कम क्लाइंट में 80 CR इज नॉट अ बिग टास्क। करेक्ट। तो एक पैशन होना चाहिए, जीरो से फिर से खड़ा कर लिया उन्होंने। अब एज उनकी देखेंगे तो काफी एज है उनकी, लेकिन एक पैशन है, जज्बा है करने के लिए। तो भूख रहेगी, जज्बा रहेगा, विजन रहेगा तो आदमी कर लेगा। जबरदस्ती आप किसी से नहीं करवा सकते। मैं आपको देख के आ सकता हूँ, लेकिन पैशन नहीं रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अंदर से होना चाहिए वो। अमेजिंग अमेजिंग। कंपटीशन से कंपटीशन का कितना रोल होता है एक बिजनेस को ग्रो करने में? कौन से लेवल पे कर रहे हैं, ये कंपटीशन पोजीशनिंग पे आता है। हाँ। पोजीशनिंग में क्या होता है, मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं और आप भी वही लेवल पे आके खड़े हैं, मुझे भी बिजनेस करना है। तो 80% जो लोग आते हैं इस कंपटीशन में आते हैं, इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 8 आना 4 आने के लिए रेट टूटेगा, मार्केट में कंपटीशन रहेगा। मतलब बहुत सारे लोग समोसा बेच रहे हैं, एक काउंटर आपने भी लगा दिया, 12 रुपए का काउंटर चल रहा है, तो मैं आज मुझे 8 आना जब 11:30 किया, सबको 11:30 करना पड़ेगा, कोई आए 11। ये कंपटीशन है, राइट। दूसरी कैटेगरी रहती है मी बेटर, में और बेटर कैसे कर सकता हूँ, और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, कुछ नया कैसे दे सकता हूँ। सेकंड कैटेगरी आती है, 19% आते हैं। और फिर आता है 1% क्लब, जो आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है मार्केट में। आप ऐसा क्या यूनिक लेकर आ रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है मार्केट में। सो अगर हम देखें स्टारबक्स के बारे में, देखें एक लेजेंड उन्होंने क्रिएट किया था, वो कॉफी नहीं बेच रहा है ना, उन्होंने गंदा बताया कि एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। यहाँ पर आइए, आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप चल रहे हैं स्टारबक्स के थ्रू। उनको पता है जब लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहेंगे, कोई उठाएगा नहीं, कोई पंखा बंद नहीं करेगा, कोई लाइट बंद नहीं करेगा, कोई सर पे खड़ा नहीं हो जाएगा जितनी देर बैठ रहा है। तो एक ऐसी जगह बनाई, एक दुनिया का तीसरा वर्ड है, वो थर्ड वर्ड है, आपकी ऑफिस, आपका घर, और तीसरा आपका स्टारबक्स। तो लोग उस थर्ड वर्ड में जाना पसंद करते हैं, वो विजन था उनका। तो कॉफी बेचना पर्पस नहीं है। अगर आप कॉफी बेचने जाएंगे, कंपटीशन आपके सामने आएगा। आप समोसा बेचने जाएंगे, कंपटीशन आपके सामने आएगा। आप बेटर करेंगे, उतना स्ट्रगल रहेगा। लेकिन जब आप 1% क्लब में जाएंगे जो कोई नहीं कर रहा है, तो आपको सोचना है उस एंगल से, लोग क्या चाहते हैं, कैसी रिक्वायरमेंट कर सकता हूँ मैं। अमेजिंग अमेजिंग सर। बहुत सारे लोग गलतियाँ ये भी करते हैं, एज इन मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो शायद कॉलेज में रहते हैं और सोचते हैं कि मैं स्टार्टअप करूँगा, बिजनेस करूँगा। तो बिजनेस क्या करे, कैसे करे, उस पर फोकस ना करके वो ज़्यादातर फंड रेजिंग पे फोकस करते हैं कि मुझे कोई इन्वेस्टर मिल जाए, इतना पैसा दे दे। आते हैं बड़े बड़े आइडियाज़ के साथ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और बस उनका इंटेंशन वही होता है कि सामने इन्वेस्टर से फंड रेज करके पैसा बना ले। फिर वही दूसरे इन्वेस्टर को जाके पिच करेंगे, इनके इक्विटी ये वो। तो ये थोड़ा एक प्रोसेस समझा दीजिए कि क्या इक्विटी होता है, कैसे फंड रेज होता है, क्या उस पर फोकस करना भी चाहिए कि नहीं? ये एक सर्टेन लेवल की बात करना चाहिए आपको। एक सर्टेन लेवल की बात करना चाहिए। पहले आपको बिल्ड करना चाहिए, आपके पास आइडिया में दम होना चाहिए। अभी जोमेटो को हम देख रहे हैं, अभी निकला IPO, स्टार्टिंग में नहीं निकाला था उन्होंने, और हम देख रहे हैं किस तरह से ग्रोइंग कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर हम देखें तो ये सब वैल्यू सिस्टम का है। पैशनेट होना चाहिए हमारे इधर। कुछ लोग आते हैं सिर्फ फंड रेज के इंटेंशन से आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप आए, पैसे बांधे, निकल गए मार्केट से। तो ये सब वैल्यू सिस्टम का खेल है। पर्पस क्या है मेरा, कि मुझे लेगेसी क्रिएट करना है या सिर्फ मेरा रोकड़े पे फोकस है? इन लोगों का रोकड़े पे फोकस नहीं था, इनका फोकस था कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करना है। तो सबके विजन अलग अलग है। हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, हर इंडस्ट्री में मिलेंगे। करेक्ट। तो ये विजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि अगर आप खाली सोच रहे हो कि यार मुझे करोड़पति बनना है, मुझे इतने करोड़ों रुपए लेके घर पे बैठना है, लेगेसी क्रिएट नहीं करना है, बिजनेस क्रिएट नहीं करना है, तो आप फोकस करो कि भाई अच्छा आइडिया डेवलप करो, कोई इन्वेस्टर के पास जाओ, फंड्स ले लो और बिजनेस। आज कितने ऐसे हमारे इंडिया में, कुछ एक स्टेटिस्टिक्स आया था कि 90% के ऊपर ऐसे स्टार्टअप्स है जो शायद पहले दूसरे साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका विजन ही नहीं रहता है। उनका विजन रहता है कि भाई पैसे आए, मेरा सपना पूरा हो जाए, दूसरों का होना हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें सभी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली कैसा होता है कि अगर आपका बिजनेस एक लेवल तक एक्सपांड हो गया, उसके बाद में आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं उसको पब्लिक लिस्टेड कर दूँ और लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें और मेरे पास पैसा आ जाए और मैं बिजनेस को एक्सपांड करूँ। लेकिन दैट कम्स इन द सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज बिजनेस स्टार्ट करो, उसे रन करो, अच्छे से उसे ऑपरेट करो। सर गलतियां क्या होती है ये पूरे प्रोसेस में, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस चला रहा है तो मुझे कुछ टॉप 2, 3 या 4 ऐसे मिस्टेक्स बता दीजिए जो ज़्यादातर बिजनेसमैन करते हैं, और अगर हम वो करना बंद कर दें तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा।
सबसे पहले जो पीरियड होता है हमारे को क्लैरिटी नहीं होती कि हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मैं प्रोडक्ट लाया हूँ ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, लोग खरीद लेंगे, मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, आइडिया इतनी दम है चल जाएगा। जब वो लॉन्च करते हैं तो उनको बायर नहीं मिलते हैं, खरीदार नहीं मिलते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ये स्टेज में बहुत सारे लोग मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ लोग इसमें R&D करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, चीजें सीखते हैं, फिर उनका पैसा आना शुरू होता है। तो उनको समझ में आता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अब उनको पता चल गया कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, मेरा क्या प्रोडक्ट रहना चाहिए, पहले लेवल में क्लियर नहीं था, अब उनको क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पर पैसा आना शुरू होता है। पैसा आना शुरू होने के बाद क्या करते हैं लोग, अब पैसा आ रहा है, अब मैं लोगों को रख सकता हूँ। वो लाते हैं पहचान के लोगों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को लाते हैं। अब ये इनका टैलेंट नहीं रहता है, पैसा है, पगार दे रहा हूँ, लोगों को रख लिया मैंने, यहाँ से काम शुरू हो गया। अब यहाँ से जाने के लिए, थर्ड लेवल पे जाने के लिए, बिजनेस को मुझे रन नहीं करना है, बिल्ड करना है। और लोग रन करते रहते हैं, पैसा आता है, फिर क्या होता है, लोग संभाल नहीं पाते, ये डिपार्टमेंट उठा के वहां डाल दिया, वहां डाल दिया, यहाँ प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक लेवल के बाद आपको क्या करना है, अच्छे टैलेंटेड लोगों को लाना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स को लाना पड़ेगा, और ये जो 6 एरियाज बताए थे मैंने, इन 6 एरियाज पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस शुरू हो जाता है, जो मैंने बताया, जोश और जुनून से। पहले स्टेज में पता नहीं था आपको, सेकंड स्टेज में पैसा आया, आपको क्लैरिटी मिलने लगी, लोगों को रखने लगे, आपके पास गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए जोश और जुनून चाहिए। जैसे आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, स्केल करने के लिए जोश और जुनून से काम नहीं चलेगा। फिर आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखते क्यों नहीं, हमारी संगत में जो लोग हैं हमारे इसमें, आप सबके सब एक जैसे हैं, सबकी कहानी एक जैसी है, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। उसमें से कोई लोगों को पता चल जाता है, इस तरह का कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, ये सब चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोग सर्कल चेंज करते हैं, और जो सर्कल चेंज करते हैं पता चलता है उसमें से कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने पर काम करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है, मैं जो बैठ रहा हूँ किस सर्कल में बैठ रहा हूँ, ये सर्कल बहुत मैटर करता है। जिस सर्कल में अगर आप बैठे, उस सर्कल में अगर सबके सब आपसे जैसे है और आपसे कोई स्मार्ट नहीं है, तो आप गलत सर्कल में हैं, तो सर्कल चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप क्लास चेंज करते हैं वैसे वैसे ग्रोथ होती है। मुझे याद है भी लास्ट टाइम जब ये योगी जी की गवर्नमेंट थी और एक समिट हुआ था लखनऊ में, काफी सारे इन्वेस्टर गए थे यूपी में। मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला था जाओ वहां पर अटेंड करने के लिए, और वो लोग गए थे वहां पर, ताकि तुम्हारी सोच बदलेगी, देखिएगा। तब उन्होंने देखा कि क्या क्या किस किस तरह के लोग आए, तो वहां पे पता चलता है। तो सर्कल चेंज करना बहुत जरूरी है। उठना बैठना कहाँ पर है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादातर दुकानदार को तो वही लगता है कि मैं ही दुकान पे बैठूंगा तब तक सब बराबर चलेगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं गल्ले पे बैठूंगा और बाकी सब लोग काम करते रहेंगे, बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं वो लोग, ऐसे। सुपर सर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिली आपसे। कहा जाता है कि फेलियर इज द बेस्ट टीचर, लेकिन ये बताइए कितनी बार फेल होना चाहिए? फेलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन बार बार सेम गलती करके फेल नहीं होना है। तो अब यहां पर देखना है कि मैं जो फेल हो रहा हूं ना, यहाँ पे जो फेल हुआ है, जो गलती की थी, अब ये गलती रिपीट नहीं करनी है मुझे। अब नया क्या कर सकता हूँ, अब मैं नया क्या कर सकता हूँ। और ये करने की वजह से जितना रिजेक्शन होते हैं, तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं, इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और ज्यादा कर जो बिजनेस जो कोलैप्स होते हैं, जो आपने देखा, मतलब देखा है हमने, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर थे, सुसाइड कर लिए, सारी चीजों की, वो मेंटली बहुत वीक होते हैं, फेलियर देखे नहीं होते हैं। लेकिन जो आदमी इतनी बार फेल हुआ है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। करेक्ट। लेकिन सेम गलती बार बार अगर आप करें तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है। तो सेम चीज अगर आप बार बार कर रहे हैं, आदमी छोड़ के भाग रहा है, छोड़ के क्यों भागा, वो रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो हमेशा हर इसमें मैं बताता हूँ लोगों को कि जब भी कोई सेल्स कॉल के लिए जा रहे हो, और सेल्स में तुम्हारे को बिजनेस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, जब बिजनेस नहीं मिल रहा है, 2 चीजें लिखो। हमको लगता है मैंने गलती क्या की, इसमें देखो यहां पर मैंने अच्छा क्या किया, तो मैंने ये चीज अच्छी की, इसको और अलग तरह से मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं सेल्स कॉल पे गया था, तो मेरे पास कुछ टेस्टिमोनियल लेटर नहीं थे, तो मैं यहाँ पर टेस्टिमोनियल लेटर लेके जा सकता हूँ अगली बार। तो अगली बार मेरे सेल्स प्रोसेस में टेस्टिमोनियल लेटर आ जाएंगे, मैं इसमें ये कर सकता हूँ। फिर फेलियर आया, उसने बात की कुछ इंडस्ट्री के बारे में, और उसके बारे में ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाया मैं, तो मैं अगली बार इंश्योरेंस कंपनी में क्लोज करने के लिए जा रहा हूँ, या मैं गारमेंट में जा रहा हूँ, या फार्मा में जा रहा हूँ, तो अब मैं अगली बार जिस कंपनी में भी जाऊंगा, उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन स्टडी करके जाऊंगा इंटरनेट पे, ताकि वो सवाल मुझे तो मेरे को पता रहना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में। तो जब आप देखते हो ना, मैं क्या अलग कर सकता हूँ और क्या बेटर कर सकते हो, तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं सक्सेस के लिए, और यहाँ पर वो सेम मिस्टेक तो रिपीट कर नहीं रहे, आपका सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पर।
लिखते जा रहे हैं। कल 3 चीजें थी, आज 10 चीज हो गई, आज 11 चीज हो गई, अब मैं 15 चीजें तैयारी के साथ जा रहा हूँ, प्रोसेस में आगे मेरे ये करूंगा। कोई उसमें कोई चीज हो जाती है, रिजल्ट मिल जाता है आपको, रिजल्ट मिल गया, लिखो, उसका प्रोसेस बनाओ। अभी मैंने वेबिनार कंडक्ट किया, वेबिनार में मेरी कन्वर्जन अच्छी आई, नेक्स्ट वेबिनार की कन्वर्जन नहीं आई, फिर किया, फिर आई, फिर नहीं आई, 2-4 नहीं आई, डिमोटिवेशन होने लगता है। जहां पर रिजल्ट मिला उसके पॉइंटर्स बनाओ, क्या क्या चीजें की थी, कब कब क्या डायलॉग मारा था मैंने, और वो लिख लो वहां पर। मतलब ये सक्सेस का फॉर्मूला, ये चीजें जितनी बार भी रिपीट करोगे रिजल्ट मिलेगा। तो फेलियर के बाद जब आपको रिजल्ट मिला है, वो लिखो प्रोसेस को। ये सही टाइम पे सही फॉर्मूला था, ये लाइट आ रही है, जल रहा है, इसमें सही फॉर्मूला कनेक्टेड है, ऑल्टरनेट करंट आ रहा है, ये प्रोसेस पूरा बना हुआ है, ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है इतने टाइम से, इसलिए बिजली जल रही है। फेल नहीं हो रहा है, शुरुआत के बहुत सारे बल्ब फेल हो गए थे, अब फेल नहीं हो रहा है, बार बार सेम प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। सक्सेस को भी सेम टाइम सेम चीजें फॉलो की जाएगी। वो लिखते नहीं है हम लोग, प्रोसेस को लिखते नहीं है। सुपर सुपर। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना चाहूँगा। मतलब हम भी क्या करते हैं, कोई भी छोटे इवेंट के बाद में, जैसे आपने बताया वेबिनार के बाद में आप देखते हो कि क्या अच्छा गया क्या बुरा गया, हम भी वही करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर एक हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं, WWW WWW और WCBI। मतलब आज ये पॉडकास्ट कंप्लीट होगा ना, फिर भी हम इंटरनल टीम बैठ के बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे WWW, मतलब व्हाट वेंट वेल, ये 2 घंटे 3 घंटे के पॉडकास्ट में अच्छा क्या हुआ। फिर हम बात करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत क्या हुआ। और बाद में हम लोग बोलेंगे WCBI, मतलब व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, जिससे हम हर नई एक्टिविटी के साथ नई चीज़ें लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलतियां करो, ठीक है, गलती करोगे सीखोगे, लेकिन अगर वही गलती वापस से रिपीट करोगे तो आपके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो आपको इम्प्रूव करना है, जिससे आप आगे बढ़ोगे। सो सुपर ग्रेट लर्निंग गिवन बाय यू सर, सच में बहुत अच्छा लगा ये। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, बिजनेस के सक्सेस होने में पर्सनल ब्रांडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है? पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो मैंने कहा ना, द बेस्ट नोन बीट द बेस्ट, ये लाइन आपने सुनी होगी कहीं पे। तो जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, तो दिखना बहुत जरूरी है, कितना ज्यादा आप दिखाई दे रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में भी ये हो गया है कि चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, हर एक के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। जितना ज्यादा दिखेंगे, लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट देख लो आप, जो भी रिजल्ट आया, वो रिजल्ट इसलिए आया कि जो अपोजिशन पार्टी थी, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा उन्होंने कैंपेन रन किया कि लोगों तक पहुंचे कि जो 400 सोच रहे थे वो सीट 240 पे आ गई, इम्पैक्ट डाला। वो सिर्फ और सिर्फ दिखने का रीजन था, ब्रांडिंग का रीजन था। तो ब्रांडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने बताया ना, द बेस्ट विल बीट द बेस्ट। आप अच्छे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आप नजर नहीं आ रहे, जो आदमी नजर आ रहे हैं वो इम्पैक्ट डाल सकता है। एक बिजनेस ओनर को पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए या कंपनी का ही ब्रांडिंग करना चाहिए? अब ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर हम एक बाबा है हमारे देश में है, और काफी लंबे टाइम से वो योगा सिखाते थे, आपको याद होगा, आस्था टीवी पे आता था, हमारे घर के सारे लोग फॉलो करते थे, इस तरह से करते थे, कपालभाति करते थे, हम सब उनको फॉलो करते थे, हमारे पेरेंट्स फॉलो करते थे। तो काफी टाइम तक उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की, लोग उनको फॉलो करें, उनके फॉलोअर बने। बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, लेजेंड एक्टर हैं, और उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो इन लोगों ने कुछ टाइम के बाद अपनी कंपनी शुरू की, और जब कंपनी शुरू की तो उनको पर्सनल ब्रांडिंग का इम्पैक्ट पड़ा। आज वही कंपनी, उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने शुरू की, लेकिन वो उस तरह का मैजिक नहीं कर पाए। इवन बैद्यनाथ अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इनका भीड़ थी, पहले से फॉलोवर थे, ट्रस्ट ऑलरेडी हो चुका था, तो हमें देखना ही नहीं था, हाथों हाथ ले लिया हमने। लेकिन कुछ कंपनी, TCS जैसी कंपनी, टाटा कंपनी है, एक ब्रांड है इनका, तो टाटा के नाम पे चल रहा है, इन्होंने लेगेसी क्रिएट की। जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था, रतन टाटा तो 17 CEO थे अगर देखेंगे तो ये उस जमाने से लेगेसी चली आ रही है। उन्होंने देखा कि हम किस तरह से वैल्यू दे सकते हैं, कल्चर है। आज एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं, जो आदमी उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो कर रहा है। आज TCS का ऐसा कल्चर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है वहां पर, कि लगते हैं वो लोग निकलते नहीं है वहां से। और कुछ ऐसे भी कॉर्पोरेट्स हैं जो कंप्लेन करते हैं वहां पर कि बहुत गंदा सारा एटमोसफियर है वहां पर। बड़े लेजेंड्स हैं, उनको नाम से जानते हैं हम लोग, लेकिन वहां का भी फीडबैक मिलता है। इसीलिए वो कंपनी एक लेगेसी क्रिएट कर पाई, आज हर आदमी उनके बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
अमेजिंग अमेजिंग सर। ये पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं 2 लोगों से मिला हूँ अभी रिसेंट टाइम पे, दोनों पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत अच्छे हैं। दोनों शार्क टैंक में आए हैं, दोनों शार्क टैंक के जज बन चुके हैं। एक ने अपने कंपनी की मार्केटिंग ज़्यादा की, जैसे मैं अश्नीर ग्रोवर की बात करूँ तो उन्होंने, उनके वजह से नो डाउट भारत पे में बहुत सारा ग्रोथ आया रहेगा। जब से पता चला कि अश्नीर ग्रोवर इतना अच्छे एंटरप्रेन्योर है और जब से पता चला कि हाँ वो भारत पे संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा चला। लेकिन वो बिजनेस में दम था, इसीलिए जिस दिन अश्नीर ग्रोवर वहाँ से निकल गए तो वो बिजनेस में डाउनफॉल नहीं आया, वो बिजनेस और आगे बढ़ता रहा। मतलब आई रिमेम्बर हार्डली कोई ऐसा पर्सन रहेगा जिसने शायद अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे छोड़ा ना इसलिए हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो भारत पे में दम था। लेकिन आज ऐसे एक और पर्सन से मैं मिला जिन्होंने अपना चाय का दुकान खोला था, चाय का ब्रांड चालू किया था। जिस दिन उनके ब्रांड इमेज पे डेंट आ गया, उस दिन वो बिजनेस भी डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड उनके बिजनेस के ब्रांड से बड़ा बन गया था और उनके बिजनेस में इतना दम शायद नहीं था कि वो टॉप पे रह सके। सो हमेशा मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग शुड बी वन ऑफ योर पिलर, बट इट शुड नॉट बी द ओनली वन पिलर। आपका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, ये एक एडिशनल चीज हो जाएगी जिसके वजह से आपको ऑर्गेनिकली लोग पहचानने लगेंगे। सुपर सर, आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे जो सोच रहे कि शायद मुझे बिजनेस चालू करना है और बिजनेस को ग्रो करना है, तो एक ऐसी एडवाइस जो आप अपने एक्सपीरियंस से आपने ली हो और एक पर्ल्स देना चाहो। तो मैं चाहूंगा, जैसे मैंने अपनी मेरी स्टोरी बताई, अपने पैशन को मैंने डिस्कवर किया, तो अपने पैशन को डिस्कवर करिए और फिर देखिए इससे किस तरह से मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और जो मेरा पैशन है इसको डायरेक्ट उतरने नहीं, इसके स्किल पे, कौशल पे हमें काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने काम किया। और काम करने के बाद फिर उतरिए मार्केट में, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट सर। सच में बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली है। और आपके भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा। हम वी अश्योर यू कि हम वापस से सर को रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए और वो सारे क्वेश्चंस का हम सल्यूशन लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।